काफी अपने लाइफ से हताश हो जाते हैं, अपनी जिंदगी से डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो उनके लिए एक कोटेशन बोलते हैं कि छुपकर अश्रु बहाने वालों, छुपकर अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ गंवाने वालों, कुछ सपनों के खो जाने से जीवन मरा नहीं करता, कुछ सपनों के खो जाने से जीवन मरा नहीं करता, लाखों बार गगरियां फूटी सिकन न आई पन पन घट पर, लाखों बार गगरियां फूटी सिकन न आई पन पन घट पर, लाखों बार कश्तियां डूबी चहल पहल वही है तट पर, चहल पहल वही है तट पर, दम की आग बढ़ाने वालों, दम की आग बढ़ाने वालों, लहू की आग घटाने वालों, दम की आग बढ़ाने वालों, लहू की आग घटाने वालों, लाख करे कोशिश पतझड़ लेकिन उपवन मरा नहीं करता, लाख करे कोशिश पतझड़ लेकिन उपवन मरा नहीं करता, और कुछ सपनों के खो जाने से जीवन मरा नहीं करता। रियल फैमिली के सभी भाइयों बहनों उनके परिवारों को सादर प्रणाम, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। मैं आशा करता हूं कि आप और आपके परिवार सकुशल मंगलमय होंगे। देखिए दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स सब्जेक्ट के सेकंड चैप्टर सिंपल स्ट्रेस और स्ट्रेन थियरी पोर्शन को डिस्कशन कर चुके हैं। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो के लिंक को हम प्रोवाइड कर देंगे, आप वहां जाके उस वीडियो को देख लीजिएगा। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि इस वीडियो में चल क्या रहा है, आखिर डिस्कशन क्या होने वाला है, तो हम आपको समझाना चाहेंगे। पहली बात तो जिन भाइयों बहनों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इतना कंजूसी न दिखाइए, ठीक है। और एक शेयर का ऑप्शन है नीचे, तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। देखिएगा, हम डिस्कशन करने वाले हैं सिंपल स्ट्रेस और स्ट्रेन के थियरी पोर्शन को डिस्कशन कर चुके हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे उस चैप्टर से रिलेटेड न्यूमेरिकल जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट तो होंगे ही, साथ में ही सिविल ब्रांच के डिप्लोमा के सिविल ब्रांच के थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। इसलिए आप इस वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन आप इस वीडियो में बने रहिएगा। आपको पूरे बेसिक से लेकर हम अर्थ तक हाई लेवल के क्वेश्चन को भी डिस्कशन करने वाले हैं। आपको सिंपल स्ट्रेस और स्ट्रेन चैप्टर से जितने भी डाउट है आपको क्लियर हो जाएंगे। बस आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, वीडियो लंबा हो सकता है, ठीक है। इस जो भी न्यूमेरिकल हम सॉल्व कर रहे हैं तो उस न्यूमेरिकल के माध्यम से हम क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं, किस समझ को हम विकसित करना चाह रहे हैं, उस चीज को आप समझिएगा, ठीक है। और हमारा प्रयास रहता है कि समझ विकसित करना, ठीक है। कोई भी पढ़ाई कर रहे हैं, कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो आप अपने आप से हमेशा क्वेश्चन किया करिए क्या कि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं और किस लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। किसी भी थियरी का यूज हम कहीं लिखा गया है, किसी बुक में लिखा हम पढ़ रहे हैं कि हाँ इसका यूज हम यहाँ कर सकते हैं, तो वह बात ठीक है कि हाँ हम उसका यूज कर सकते हैं, लेकिन आप अपने लेवल से क्रिएटिव माइंड से सोचा करिएगा कि हम उसका यूज कहाँ कर सकते हैं, ठीक है। आप हमेशा इसी तरह पढ़ाई करिएगा, आप सफल रहेंगे। देखिए दोस्तों, हम इस वीडियो में न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तो देखिएगा न्यूमेरिकल सॉल्व करना बढ़ के ही नहीं है, ठीक है, कि हम यहाँ पे आपको समझा दे रहे हैं तो आप लिख लीजिए बस हो गया, नहीं। जो हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं क्वेश्चन के माध्यम से, आप उस चीज को समझिएगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आप बस विश्वास रखकर इस वीडियो में बने रहिए। दोस्तों, थर्ड सेमेस्टर की एग्जाम में, सिविल ब्रांच के थर्ड सेमेस्टर की एग्जाम में जो भी न्यूमेरिकल आएंगे इससे बाहर नहीं आ सकते हैं, ठीक है। आप विश्वास मानिए दोस्तों, जो भी न्यूमेरिकल होंगे यहीं से गुजरेंगे, तो आप बस इस वीडियो में बने रहिएगा और जितने भी वैरायटी के क्वेश्चन हम डिस्कशन कर रहे हैं आप उसको बस समझिए, ठीक है। और देखिए दोस्तों, न्यूमेरिकल जो पूछे जाएंगे एग्जाम में, सेमेस्टर एग्जाम में, वहां पे न्यूमेरिकल वैल्यू को बदला जा सकता है, लेकिन जो मेथड होगा, जो हम डिस्कशन कर रहे हैं मेथड यही होगा, ठीक है। जितने भी वैरायटी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो भी मेथड हम डिस्कशन करेंगे उसी में से कोई एक होगा, ठीक है। तो इसलिए आप निश्चिंत होकर इस वीडियो को देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन में कह रहा है कि समझिएगा कि 1 मीटर लंबी लोहे की छड़ है जिसका सेक्शन दिया गया है 3 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर, ठीक है। और इस पर 50 किलो न्यूटन का अच्छी तनाव बल लगाया जाता है, और इसमें पूछ रहा क्या
कि स्ट्रेस कितना क्रिएट होगा, स्ट्रेन कितना होगा और छड़ की लंबाई में वृद्धि। देखिएगा इसमें छड़ की लंबाई में वृद्धि पूछ रहा है। तो अब सोचिए दोस्तों इस क्वेश्चन के माध्यम से कि हमें क्या क्या दिया गया है और हमसे क्या क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो अब देखिएगा हमें क्या क्या दिया है। तो 1 मीटर लंबा, तो हमें वैल्यू दी गई है किसका, यल की वैल्यू दी गई है 1 मीटर। ठीक है, अब उसके बाद देखिएगा और क्या दिया गया, आगे पढ़िए। जिसका सेक्शन, तो अब देखिएगा सेक्शन दिया गया है, तो एरिया, एरिया कितना दिया गया है 3 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिएगा और क्या दिया गया है, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं क्या कि 3 इंटू 2 तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिएगा और क्या दिया है, 50 किलो न्यूटन का अच्छी तनाव बल लगाया जाता है। तो बल का वैल्यू दिया गया है, तो हम लिख सकते हैं क्या, F इक्वल टू 50 किलो न्यूटन। ठीक है, उसके बाद देखिएगा और क्या दिया गया है, और दिया गया है कि E यंग मॉडुलस E इक्वल टू दिया गया है, यह 2 इंटू 10⁵ न्यूटन प्रति mm स्क्वायर। अब देखिएगा E की वैल्यू 2 इंटू 10⁵ न्यूटन प्रति mm स्क्वायर दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए डायमेंशन, सबसे बड़ी जो स्टूडेंट की कमी होती है या फिर वीक पॉइंट होता है वह होता है कि डायमेंशन चेंज। तो डायमेंशन चेंज करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो आप ध्यान से आप समझिए कि डायमेंशन कैसे चेंज किया जा रहा है। ठीक है, तो अब देखिएगा न्यूटन प्रति mm स्क्वायर में दिया गया यंग मॉडुलस। तो अब इसको हम जो भी डायमेंशन दिए गए हैं उन डायमेंशन को इस डायमेंशन के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, मतलब कि जो भी डायमेंशन हम चेंज करेंगे इसी के फॉर्म में। तो अब देखिएगा यल 1 मीटर दिया गया, तो हम इसको देखिए यहाँ mm स्क्वायर है, तो हम लेंथ को mm में चेंज करते हैं। तो देखिएगा यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 1 मीटर इक्वल टू 1000 mm लिख सकते हैं। यहाँ से यल की वैल्यू लिख लिए, इसके अकॉर्डिंग डायमेंशन में चेंज कर लिए। ठीक है, अब देखिएगा एरिया है, एरिया दिया गया है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको हम mm में चेंज करेंगे। तो mm में चेंज करेंगे कैसे, तो देखिएगा 10 mm में क्या होता है 1 सेंटीमीटर। तो अब देखिएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो mm में चेंज करेंगे तो 10 गुणे 10। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे 10 होगा 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 10 होगा और यहाँ पे भी 10 होगा, तो 10 10 गुणा होगा, तो 10 गुणे 10 इंटू 6, तो यह वैल्यू कितना हुआ, तो 600 mm स्क्वायर। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आया। ठीक है, अब देखिएगा यह है, यह फोर्स दिया गया 50 किलो न्यूटन, तो इसको चेंज करते हैं, 50 किलो न्यूटन है मतलब कि 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, किलो है तो 1 किलो मतलब कि 1000, और उसके बाद देखिएगा न्यूटन हो गया, तो यह वैल्यू है 5 इंटू देखिएगा 1 2 3, यहाँ पे 4 0 है तो 10⁴ लिख सकते हैं, तो 5 इंटू 10⁴ न्यूटन। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ से न्यूटन है, यहाँ पे भी न्यूटन है, mm स्क्वायर है, यहाँ पे भी mm। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आया कि हमने डायमेंशन को सेम कर लिए। तो अब जो भी हम सॉल्व करेंगे वह किस में आएगी वैल्यू, तो न्यूटन प्रति mm स्क्वायर, मतलब कि न्यूटन जो फोर्स आएंगे वह न्यूटन में आएंगे और जो लेंथ होगी वह mm में आएगी। ठीक है, हमें पूछ रहा है क्या, स्ट्रेस और स्ट्रेन, उसके बाद छड़ की लंबाई में परिवर्तन। तो अब देखिएगा प्रतिबल, स्ट्रेस है तो स्ट्रेस को हम क्या लिख सकते हैं परिभाषा से, क्या कि स्ट्रेस P इक्वल टू क्या, P से डिनोट करते हैं, तो P इक्वल टू क्या लिख सकते हैं कि एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल। तो एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला, डिफिनेशन से एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल, तो अब यहां से लिख सकते हैं क्या, F अपान A। तो अब देखिएगा F की वैल्यू हमें प्राप्त है, यहां से लिख सकते हैं, उसके बाद A की वैल्यू प्राप्त है, यहां से लिख सकते हैं। तो आई होप को आपको इतना समझ में आया। तो हम स्ट्रेस की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अब देखिएगा कि F इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, 5 गुणे 10⁴, मतलब यही देखिए यही वैल्यू हम लिख रहे हैं फोर्स की वैल्यू। उसके बाद एरिया की वैल्यू यहां से लिख रहे हैं, तो 600। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, 2 0 से 2 0 कैंसिल, यहाँ पे क्या आया 500/6।
ठीक है, 500/6। इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी आती है, तो वो आती है 83.3 एम न्यूटन प्रति mm स्क्वायर। ठीक है, अब क्या आया, स्ट्रेस, हमने स्ट्रेस को फाइंड आउट कर लिया। अब देखिएगा दोस्तों, हमें स्ट्रेन फाइंड आउट करना है, विकृति। तो आप सोचिए अपने मन से कि आखिर हम स्ट्रेन कहां से ज्ञात कर सकते हैं। हमें यह वैल्यू ज्ञात है, हमें वैल्यू दिया गया है, इसके माध्यम से हमने स्ट्रेस को भी ज्ञात कर लिए हैं। अब देखिए, हमें स्ट्रेस की वैल्यू पता है, यहाँ पे ये वैल्यू भी पता है। अब इनके माध्यम से हम स्ट्रेन को कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो आप समझिए कि स्ट्रेन को कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो दिमाग लगाइए, हम क्या जानते हैं कि यंग मॉडुलस से, यंग मॉडुलस इज इक्वल टू क्या जानते हैं कि स्ट्रेस प्रतिबल अपॉन विकृति, इतना हम जानते हैं डिफिनेशन से। यंग मॉडुलस इक्वल टू क्या होता है, प्रतिबल अपॉन विकृति। तो अब इसको हम साइन के रूप में डिनोट करते हैं, तो क्या पी लिख सकते हैं, स्मॉल पी, यहां से स्ट्रेस, उसके बाद विकृति को ई से, तो यहां से क्या लिख सकते हैं, हमें देखिए आ गया वैल्यू, क्या फाइंड आउट हो गया विकृति। जब आप फार्मूला को सोच ले रहे हैं तो समझिए कि आप 60 या 75% क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लिए। ठीक है, अब देखिएगा, हमें यही तो ज्ञात करना है, स्ट्रेन ई की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो अब यहां से क्या लिख सकते हैं, ई इक्वल टू पी अपॉन ये लिख सकते हैं, और हमें ई की वैल्यू यहां से प्राप्त है, हमें दिया गया है। ठीक है, 2 × 10⁵ न्यूटन प्रति mm स्क्वायर। तो अब देखिएगा, P यहां से लिख सकते हैं, कहां से, यहां से देखिए 83.33, तो यहां से 83.33 अपॉन, अब देखिए E की वैल्यू यहां से लिख सकते हैं 2 × 10⁵। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, कैसे से आप सॉल्व करिएगा, और सॉल्व करने के बाद देखिए इसकी वैल्यू कितना आती है, तो वो आती है 4.167 पावर 10⁻⁻⁴। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आया। ठीक है, अब देखिएगा, यह विकृति है, स्ट्रेन है, तो स्ट्रेन डायमेंशन लेस होती है, इसकी कोई बीमा नहीं है। तो हमने स्ट्रेस और विकृति को फाइंड आउट कर लिया है। अब बात करते हैं, अगला क्या पूछ रहा है हमसे, छड़ की लंबाई में वृद्धि। देखिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस। तो अब देखिएगा, हमने स्ट्रेस और स्ट्रेन को ज्ञात कर लिए। अब देखिए, लंबाई में वृद्धि कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब अपने दिमाग से सोचिए कि इसके अकॉर्डिंग हम क्या सोचे, क्या फार्मूला को सोच लें कि हमें छड़ की लंबाई में जो वृद्धि होगी फाइंड आउट हो जाए। देखिए दोस्तों, डेल्टा एल इक्वल टू क्या होता है, एफ एल अपॉन ए। ठीक है, यह कहां से आया, हमने थियरी में डिस्कशन कर चुके हैं। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक है, वहां से आप जाके पहले थियरी पोर्शन को क्लियर करिए। यदि आपको थियरी क्लियर नहीं हुआ तो न्यूमेरिकल क्लियर नहीं हो पाएगा। ये आप रट लीजिए, रट के आप जाके एग्जाम में पास हो लीजिए, वो अलग चीज है, आप उससे सिर्फ पास हो पाएंगे, बाकी आगे लाइफ में उस पढ़ाई से, इस पढ़ाई से आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आप समझिए, तो पहले आप थियरी को समझने का प्रयास कीजिए, थियरी को समझिए, उसके बाद थियरी को पढ़िए। और हाँ, यह कोई भी यूट्यूबर नहीं बताएगा, कोई भी एजुकेटर नहीं बताएगा कि कोई भी यूट्यूब पे पढ़कर टॉपर नहीं हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप बुक पढ़िए। ठीक है, और बुक पढ़ने के बाद आप इस वीडियो को देखिए और न्यूमेरिकल को सॉल्व करिए। ठीक है, जहां पे आपको कंफ्यूजन हो रहा है, जहां पे आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो हमारे टेलीग्राम चैनल कॉमरेड ट्यूटोरियल को ज्वाइन करिए। आप वहां से मैसेज करिए हमको, आपको कहाँ क्या नहीं समझ में आ रहा है, हम उस पर जरूर वीडियो बनाएंगे। ठीक है, और इसमें भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको कहाँ से प्रॉब्लम हो रही है, कहाँ समझने में प्रॉब्लम हो रही है, कहाँ नहीं समझ में आ रहा है, हम आपका जरूर मदद करेंगे। ठीक है, जहां तक हमसे हो पाएगा हम जरूर मदद करेंगे, लेकिन आप बुक पढ़िए। उसके बाद आप इस वीडियो को देखिए, जहां न्यूमेरिकल देखिए, न्यूमेरिकल हम क्लियर कर रहे हैं, थियरी को भी हम क्लियर कर रहे हैं, लेकिन आप पढ़िए, तो पहले बुक पढ़िए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए और अच्छा समझ में आए। ठीक है, आप टॉपर बन सकते हैं, लेकिन बिना बुक पढ़े नहीं। ठीक है, उसके बाद अब देखिएगा, हम यहाँ से डेल्टा एल इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एफ एल अपॉन ए। अब देखिएगा, तो आगे क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ देखिए एफ एल इंटू ए, सॉरी एफ एल अपॉन ए है,
अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए एफ एल अपान ए है, तो हम वैल्यू को पुटअप करते हैं। तो एफ की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट है हमें 5 इंटू 10 पावर 4, तो 5 इंटू 10 पावर 4 लिख देंगे। उसके बाद देखिए एल की वैल्यू हमें यहाँ से फाइंड आउट है, तो 1000 लिख सकते हैं। उसके बाद देखिएगा यहाँ से हमें ए की वैल्यू प्राप्त है कहाँ, यहाँ 600 mm², तो 600 लिख सकते हैं। उसके बाद देखिएगा ई की वैल्यू हमें फाइंड आउट है 2 इंटू 10 पावर 5, तो यहाँ से 2 इंटू 10 पावर 5 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कैंसिल होगा। उसके बाद देखिए ये 0 यहाँ, 4 जीरो यहाँ, 5 जीरो यहाँ, ये कैंसिल हुआ। अब देखिएगा आगे क्या है कि 5/6 इंटू 2 यहाँ लिख सकते हैं 5/12। ठीक है, यह वैल्यू आती है तो 0.416 mm। ठीक है, तो जो लंबाई में वृद्धि होगी हमारी ये होगी 0.416 mm। ठीक है, आई होप आपको यह सवाल समझ में आया, हमसे क्या पूछ रहा था, हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा था, यह क्वेश्चन हमारी बुद्धि को कितना विकसित करना चाह रहा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आए हैं दोस्तों। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से आप अपने समझने की क्षमता को विकसित करिएगा, हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। ठीक है, आप रटिएगा नहीं, रटने का प्रयास न कीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन लेकर आए हैं हम, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से आप अपने समझ को विकसित करिएगा, क्वेश्चन को रटिएगा नहीं। इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है बस हमको यही समझना है। हम क्वेश्चन को सॉल्व कर ले रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात, हम कर ले रहे हैं, लेकिन हम इस क्वेश्चन के मेथड को समझते हैं कि हमसे क्या पूछ रहा है और यह क्वेश्चन हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। ठीक है, हमारे समझने की क्षमता को कितने लेवल तक ले जाने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, तो अब अपने समझ को विकसित करिएगा। क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं क्या कि क्वेश्चन में दिया गया एक स्टील तार के द्वारा 2.5 किलोन्यूटन भार को उठाया जाता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे फोर्स दे दिया गया है 2.5 किलोन्यूटन भार। ठीक है, तो हमें एक वैल्यू क्या प्राप्त हो गई है, तो वह है यफ। ठीक है, यफ की वैल्यू हमें प्राप्त हो चुकी है, कितना है 2.5 किलोन्यूटन। यहाँ लिख लेते हैं क्या कि एफ इक्वल टू 2.5 किलो न्यूटन। ठीक है, हमें फोर्स की वैल्यू प्राप्त है। अब आगे पढ़ते हैं कि तार का न्यूनतम व्यास कितना होना चाहिए। तो हमें क्या पूछ रहा है हमसे, तो वह पूछ रहा है डी की वैल्यू। अरे व्यास को डी से डिनोट किया जाता है ना। तो अब देखिएगा डी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, तो हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम पढ़ते हैं आगे क्या कि जिससे उसमें प्रतिबल 100 किलो न्यूटन प्रति mm² से अधिक न हो। तो हमें क्या दे दिया गया है, स्ट्रेस। स्ट्रेस को डिनोट करते हैं P से, तो P दिया है कितना 100 किलो न्यूटन प्रति mm²। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं कि यदि तार की लंबाई 5 मीटर हो तो हमें क्या दे दिया, लेंथ दिया। तो अब लेंथ दे दिया गया है वैल्यू 5 मीटर। ठीक है, अब देखिएगा आगे पढ़ते हैं कि तो तार की बढ़ोतरी को भी ज्ञात कीजिए। अब देखिएगा डी की वैल्यू, व्यास की वैल्यू हमसे पूछ रहा था, उसके साथ साथ हमें तार की बढ़ोतरी मतलब कि लेंथ, जो वृद्धि हुई है, लंबाई में वृद्धि जो है उसको भी फाइंड आउट करना है। तो अब देखिएगा हम समझ सकते हैं, हम सोचते हैं कैसे फाइंड आउट करना है। हमें डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, व्यास, उसके बाद डेल्टा एल की वैल्यू, मतलब कि हम लिख सकते हैं क्या, डेल्टा एल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उसके बाद डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब सोचिए, आप समझिए, दिमाग चलाइए। अब एक चीज और सोचना है क्या कि P की वैल्यू दिया गया 100 किलो न्यूटन प्रति mm²। ठीक है, इतना दिया है। अब देखिए फार्मूला में जो भी हम न्यूमेरिकल वैल्यू या भी जो भी वैल्यू को रखेंगे उनकी जो डायमेंशन होगी वह सेम होनी चाहिए। तो अब हम इसके अकॉर्डिंग हम चेंज करेंगे। ठीक है, देखिएगा हम सबको न्यूटन प्रति mm² में चेंज करते हैं, ये मतलब कि लेंथ को mm में चेंज करते हैं और जो बल है उसको हम न्यूटन में चेंज करते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखिएगा हम चेंज करते हैं कैसे, इसको mm में चेंज करते हैं, तो चेंज करेंगे, क्या लिख सकते हैं 5, 1 मीटर में कितने mm, तो 1000 mm। तो अब 5 मीटर में कितने mm, तो 5000 mm, तो 5000 mm लिख सकते हैं।
अब उसके बाद देखिएगा लेंथ को हमने चेंज कर लिया है। अब यहाँ पे फोर्स को भी चेंज करते हैं। फोर्स को चेंज करेंगे 2.5 किलो न्यूटन है, तो 1 किलो न्यूटन में कितने न्यूटन, तो 1000 न्यूटन, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यह वैल्यू आती है कितनी, तो 2500। ठीक है, उसके बाद देखिएगा यहां भी वैल्यू चेंज करना है, स्ट्रेस की वैल्यू चेंज करना है, प्रतिबल, तो 100 किलो न्यूटन दिया गया है, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यह वैल्यू आती है कितनी, इसको एडिटीज रखते हैं। ठीक है, अब देखिएगा इसको एडिटीज क्यों रखते हैं, कि जो सॉल्व करते समय हमें इजी होगी। अब देखिएगा हमें क्या फाइंड आउट करना है, डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब सोचिए क्या, एक पतला तार है, तो तार कैसा होता है, गोला होता है, तो अब सोचिए आप, गोल तार होता है तो उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, तो क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, तो क्षेत्रफल A इक्वल टू क्या होता है, गोले की क्षेत्रफल क्या होती है, π/4 इंटू डी स्क्वायर। अब देखिएगा आपने सही सोचा, डी, अब यहाँ पे डी आ गया है ना, तो अब डी यहाँ हमसे पूछ रहा था और हमने सोचा समझा और डी को यहाँ पे ला दिए। ठीक है, तो जैसे मतलब डी को हमने ला दिया, तो अब देखिएगा डी हमें फाइंड आउट करना है। तो अब देखिएगा पी दिया गया है यहाँ पे प्रतिबल, तो अब देखिए प्रतिबल, स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है, बल बटे अपान क्षेत्रफल, बटे वही मतलब अपान, तो बल बटे क्षेत्रफल यहाँ पे लिख सकते हैं। हमें P की वैल्यू प्राप्त है, F की वैल्यू प्राप्त है, A की वैल्यू यहां से है। ठीक है, तो अब क्या लिख सकते हैं, देखिएगा A इक्वल टू लिख सकते हैं F अपान P, यहां से ये लिख सकते हैं। उसके बाद देखिएगा ये की वैल्यू हम यहां से लिखेंगे क्या, कि π/4 डी स्क्वायर इक्वल टू एफ की वैल्यू अब रखते हैं यहां से 2500, तो 2500। उसके बाद देखिएगा यहां से पी की वैल्यू लिखते हैं क्या, 100 इंटू 1000। ठीक है, अब देखिएगा यहां से क्या सॉल्व करते हैं, देखिएगा डी स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ये 4 ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई करेगा, ये नीचे मल्टीप्लाई करेगा, तो अब देखिएगा 2500 इंटू 4 अपान देखिएगा पाई इंटू 100 इंटू 1000। ठीक है, यहां से ये लिख सकते हैं, देखिएगा 20 से 20 कैंसिल कर सकते हैं। उसके बाद देखिएगा डी स्क्वायर इक्वल टू, यहां से समझिएगा, देखिए 25 का 100 अपान पाई इंटू 1000, यहां से 20 कैंसिल, यहां से क्या लिख सकते हैं 1 अपान 10 पाई। अब देखिएगा आगे, देखिएगा यहां पे डी स्क्वायर इक्वल टू 1 अपान 10 पाई, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करिएगा, कितना आएगा 0.0318। ठीक है, यह वैल्यू कितना है, यह वैल्यू है डी स्क्वायर वैल्यू है 0.0318, इस किसकी वैल्यू है, डी स्क्वायर की वैल्यू है। यहां से डी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 0.0318। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, डी की वैल्यू आएगी, वह आएगी, इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 0.1784। तो हम लिख सकते हैं क्या, डी इक्वल टू 0.18। ठीक है, यह वैल्यू आई एमएम में। तो हमने क्या फाइंड आउट किया, जो इसका व्यास है, ठीक है, डायमीटर है, उसको हमने फाइंड आउट कर लिया, वह कितना है 0.18 mm। आगे देखिए दोस्तों, हमसे क्वेश्चन किया गया है कि व्यास कितना होगा, तो व्यास हमने फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद देखिएगा हमसे पूछ रहा है कि तार की बढ़ोतरी को भी ज्ञात कीजिए। तो तार की बढ़ोतरी मतलब क्या आप समझेंगे कि लंबाई में परिवर्तन, मतलब कि लंबाई में वृद्धि। तो लंबाई में वृद्धि कितनी हुई, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हम देखिए क्या करते हैं कि अब देखिए लंबाई में वृद्धि को किससे डिनोट किया जाता है, पहले आपको साइन को समझना होगा, सबसे पहले आपको साइन को समझना होगा,
कि किसको किससे डिनोट किया जा रहा है, ठीक है। उसके लैंग्वेज को समझिए, लैंग्वेज के साथ साथ उसके साइन को समझ लेंगे आप तो आसानी से न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे। अब जैसे यहाँ बात आती है कि लंबाई में परिवर्तन, तो लंबाई में वृद्धि को कैसे डिनोट किया जाता है, तो डेल्टा एल से डिनोट किया जाता है, ठीक है, डेल्टा एल। अब देखिए डेल्टा एल इक्वल टू फार्मूला हमने अभी पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें पढ़ा क्या कि डेल्टा एल इक्वल टू एफ एल अपॉन ए, ठीक है। तो अब देखिएगा हमें एफ की वैल्यू यहां से प्राप्त है, उसके बाद एल की वैल्यू हमें यहां से प्राप्त है, उसके बाद देखिएगा ई की वैल्यू हमें देखिए यहां से प्राप्त है। अब देखिएगा ई की वैल्यू हमने आपको बताया नहीं, ई की वैल्यू 2 × 10⁵ न्यूटन प्रति एमएम स्क्वायर, ये कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है, फिक्स है। तो अब देखिए यदि क्वेश्चन में नहीं दिया गया है तो हमें आपसे अपने आप से मान लेना है, ठीक है, हमें समझ लेना है कि E इक्वल टू 2 × 10⁵ न्यूटन प्रति एमएम स्क्वायर होता है। तो ठीक है, अब देखिएगा E की वैल्यू हमें प्राप्त है, और देखिएगा अब बात आती है कि ए की वैल्यू हमें प्राप्त नहीं, लेकिन अभी हमने सॉल्व किया, डी की वैल्यू फाइंड आउट किया, डी की वैल्यू कितना आया था 0.18, ठीक है। अब देखिएगा डी की वैल्यू से हम ए की वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं, कैसे, देखिए ए इक्वल टू π/4 इंटू डी स्क्वायर, कहां से आया, अब सोचेंगे आप कहां से आया, तो कहां से आया भाई, गोल तार है, तार गोला होता है ना, तो गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, π/4 होता है इंटू डी स्क्वायर, उसका डायमीटर का स्क्वायर इंटू π/4। तो अब देखिएगा वहां से π/4 इंटू डी की वैल्यू रखते हैं 0.18 स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करने पे हमें ए की वैल्यू प्राप्त होती है 0.0254, ठीक है, ये हमें एरिया प्राप्त हुआ। अब देखिएगा ए की वैल्यू भी हमने फाइंड आउट कर लिया, अब कोई दिक्कत नहीं है, अब हमें सिर्फ वैल्यू को पुटअप करना है, पुटअप करके हम डेल्टा एल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब देखिएगा डेल्टा एल इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, एफ की वैल्यू यहां से लिख लेंगे, देखिएगा 2500, उसके बाद एल की वैल्यू हम यहां से लिखेंगे, कहां से 5000, उसके बाद देखिएगा हम क्या लिखेंगे, ए की वैल्यू 0.0254, ठीक है। उसके बाद देखिएगा हम ई की वैल्यू लिखते हैं 2 × 10⁵। अब देखिएगा इसको सॉल्व करते हैं कैसे, देखिए 3255 से कैंसिल होगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा 25 पंजे 125, उसके बाद 4 2 4 जा 8 2 5 जा उसको 0 हासिल 1, उसके बाद 2 2 जा 4 5, ठीक है, उसके बाद 0 0, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए दोस्तों कैसे से आप सॉल्व करिएगा, सॉल्व करने पे यह वैल्यू आती है, डेल्टा एल की वैल्यू कितनी आती है, तो आती है 2456 पॉइंट समथिंग आएगी। तो आप सॉल्व करिएगा तो इतनी वैल्यू आएगी, यह वैल्यू होगी एमएम में, ठीक है। तो आई होप को आपको यह क्वेश्चन समझ में आया, हमसे क्या पूछ रहा था, हमें क्या दिया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, यह भी अलग टाइप के क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। इसमें देखिए क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि एक 550 mm लंबी तांबे की राड जिसका 200 mm हिस्सा 30 mm व्यास का है, उसके बाद 200 mm हिस्सा 20 mm व्यास का है, ठीक है, तथा बाकी हिस्सा 10 mm व्यास का है। उसके बाद कह रहा है इसमें कि प्रत्येक हिस्से में प्रतिबल स्ट्रेस पूछ रहा है, मान बताइए, तथा राड का संपूर्ण खिंचाव भी बताइए। मतलब कि संपूर्ण खिंचाव का मतलब समझिएगा कि खिंचाव मतलब टेंसाइल लग रहा है, खींच रहा है उससे अपोजिट साइड में, तो क्या हो रहा है कि लंबाई में परिवर्तन हो रहा है, तो सीधा सा मतलब समझिएगा क्या कि लंबाई में वृद्धि पूछ रहा है, ठीक है। तो इसमें स्ट्रेस पूछ रहा है, उसके बाद लंबाई में वृद्धि। अब समझिएगा हमने एक फिगर बनाया है, फिगर के माध्यम से आप समझिएगा कि हम मान लीजिए ये राड है, ठीक है, तांबे की राड है। उसके बाद प्रश्नानुसार देखिएगा कह रहा है इसमें 200 mm हिस्सा जो है 30 mm व्यास का है, उसके बाद 200 mm है, देखिए 200 mm हिस्सा जो है वह 20 mm व्यास का है, उसके बाद जो बाकी है वह 10 mm, तो लंबाई दिया गया है हमें कि 150 mm, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है स्ट्रेस, तो अब डिफिनीशन, स्ट्रेस के डिफिनीशन से क्या आप जानते हैं कि
प्रतिबल बराबर क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल, ठीक है, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। तो अब देखिए फोर्स अपॉन एरिया, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा फिगर में कि यहाँ पे देखिए अलग अलग लंबाई के राड दिए गए हैं, ठीक है। तो अलग अलग लंबाई के राड दिए गए हैं और उनके डायमीटर दिए गए हैं, व्यास दिए गए हैं, तो उनका क्षेत्रफल भी अलग अलग होगा, ठीक है। तो यहां से देखिएगा फोर्स तो मान लीजिए 30 किलो न्यूटन का फोर्स क्रिएट हो रहा लग रहा, तो फोर्स मान लीजिए एक ही है, ठीक है, कांस्टेंट है 30 किलो न्यूटन। और देखिए लेकिन लंबाई और डायमीटर की वजह से क्षेत्रफल भी चेंज होगा। तो अब देखिए क्षेत्रफल अलग होगा, तो मान लीजिए इसका क्षेत्रफल A1 है, इसका क्षेत्रफल A2 है, इसका क्षेत्रफल A3 है, ठीक है, इतना हमने मान लिया। अब देखिएगा क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, अब यह देखिए तांबे की राड है, तो तांबे की राड गोलाकार होती है, तो हम जानते हैं गोले का क्षेत्रफल क्या होगा कि π/4 इंटू डी स्क्वायर, यही एरिया होता है क्षेत्रफल। देखिएगा एरिया इक्वल टू π/4 इंटू डी स्क्वायर। अब देखिए पहले काट का मतलब पहले राड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो A1 होगा, दूसरे का निकालेंगे तो A2 होगा, तीसरे का निकालेंगे तो A3 होगा, ठीक है। अब इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। अब यहां से देखिएगा A1 बराबर निकालते हैं π/4 इंटू डी स्क्वायर, डी की वैल्यू कहाँ है 30 तो 30 को होल स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करने पर वैल्यू आती है 706.5 mm स्क्वायर, ठीक है। देखिएगा उसके बाद देखिएगा A2 निकालते हैं, दूसरे राड का क्षेत्रफल निकालते हैं। देखिएगा A2 निकालेंगे कैसे, A2 इक्वल टू π/4 इंटू डी स्क्वायर, डी की वैल्यू यहाँ 20 है, 20 होल स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो वैल्यू आती है 314 mm स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद देखिएगा A3, यहाँ पे देखिएगा तीसरे राड के क्षेत्रफल निकालते हैं, तो A3 निकालते हैं, A3 इक्वल टू π/4 इंटू 10 होल स्क्वायर। इसको देखिए सॉल्व करते हैं तो कितनी वैल्यू आती है 78.5 mm स्क्वायर, ठीक है। इतना आप आई होप आपको इतना समझ में आया। तो हमने क्या निकाला कि पहले राड का क्षेत्रफल, दूसरे राड का क्षेत्रफल, तीसरे राड का क्षेत्रफल, हमने प्रतिबल निकालना है तो हमने क्षेत्रफल निकाल लिया। अब आप सोचेंगे कि प्रत्येक भाग का हम क्षेत्रफल क्यों ज्ञात कर रहे हैं, तो अब ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि प्रत्येक हिस्से में स्ट्रेस कितना होगा, स्ट्रेस का मान ज्ञात कीजिए। तो स्ट्रेस ज्ञात करने के लिए हमें क्षेत्रफल पहले फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। क्षेत्रफल हमें ज्ञात होना चाहिए, तो हम इसलिए क्षेत्रफल ज्ञात किए। क्षेत्रफल हमें ज्ञात नहीं था, हमें डायमीटर ज्ञात था, तो डायमीटर के माध्यम से हमने क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया। अब देखिएगा हम स्ट्रेस ज्ञात करते हैं, तो पहले भाग में स्ट्रेस अगर से मान लेते हैं P1 है, तो अब देखिए पहले भाग का स्ट्रेस कैसे फाइंड आउट होगा। P1 बराबर क्या होता है, देखिए P बराबर क्या होता है, प्रतिबल बराबर बल बटे क्षेत्रफल। तो देखिए पहले भाग में बल कितना लग रहा है 30 किलो न्यूटन। उसके बाद देखिएगा अब देखिएगा क्षेत्रफल, तो पहले भाग का क्षेत्रफल कितना हमने फाइंड आउट किया है, तो यहां से देखिएगा हमने क्षेत्रफल फाइंड आउट किया है 706.5, ठीक है। अब इसको देखिए हम न्यूटन में चेंज करते हैं, तो यहाँ लिखते हैं 30 इंटू 1000 अपॉन 706, उसके बाद 0.5, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने में वैल्यू आती है तो 42.463 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर। डायमेंशन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आपका सवाल गलत काट दिया जाएगा, ठीक है, गलत माना जाएगा। अब देखिएगा दूसरे भाग में स्ट्रेस निकालते हैं, तो दूसरे भाग में स्ट्रेस क्या होगा, मान लेते हैं P2, तो P2 मानेंगे, और यह देखिए एक ही है 30 किलो न्यूटन, तो यह कांस्टेंट है 30 किलो न्यूटन। उसके बाद देखिएगा A2 की वैल्यू कितनी फाइंड आउट किया है, यहाँ से देखिएगा A2 की वैल्यू हमने फाइंड आउट किया है कितना 314, तो यहाँ देखिए 314 पुटअप करते हैं। उसके बाद देखिएगा 30 इंटू किलो न्यूटन है, तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, यह होगा न्यूटन में। उसके बाद देखिएगा 314, ठीक है, उससे डिवाइड कर देते हैं। इसको सॉल्व करने पर वैल्यू आती है देखिए 95.54 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर, ठीक है। मैं आपको फिर से रिमाइंड करा रहा हूं कि डायमेंशन लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आपका सवाल गलत काट दिया जाएगा, ठीक है। अब तीसरे भाग में हम स्ट्रेस ज्ञात करते हैं। यहाँ देखिए क्षेत्रफल A3 है, तो यहाँ देखिए मान लीजिए हम स्ट्रेस P3 मान लेते हैं, तो P3 इक्वल टू क्या होगा, देखिएगा फोर्स 30 किलो न्यूटन ही होगा। अब देखिएगा उसके बाद स्ट्रेस कितना, क्षेत्रफल कितना, एरिया यहाँ से हमने फाइंड आउट किया है 78.5,
तो 78.5 को पुटअप करते हैं। यहाँ देखिएगा 30 इंटू 1000, क्योंकि किलो न्यूटन है तो न्यूटन में चेंज किए, 1000 से मल्टीप्लाई किए। उसके बाद देखिएगा 78.5 न्यूटन से डिवाइड कर देते हैं। देखिएगा इसको सॉल्व करने में वैल्यू आती है 382.165 न्यूटन प्रति mm²। ठीक है, यहाँ से हमने स्ट्रेस को ज्ञात कर लिया प्रत्येक रॉड में। ठीक है, अब देखिएगा अब पूछ रहा है कि संपूर्ण खिंचाव मतलब कि लंबाई में वृद्धि। तो अब देखिएगा लंबाई में वृद्धि या लंबाई में परिवर्तन कितना, उसको फाइंड आउट करते हैं। तो हमने अभी क्वेश्चन को सॉल्व किया, पिछला क्वेश्चन की डेल्टा एल से डिनोट करते हैं लंबाई में वृद्धि या लंबाई में परिवर्तन। तो देखिएगा डेल्टा एल इक्वल टू क्या फार्मूला हमने पढ़ा है कि क्या एफ एल अपॉन ए। ठीक है, तो हम देखते हैं क्या कि डेल्टा एल इक्वल टू एफ एल अपॉन ए। ठीक है, अब देखिए P इक्वल टू एफ अपॉन ए। तो अब देखिएगा डेल्टा एल इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एफ अपॉन ए को क्या लिखे हमने P क्या है, स्ट्रेस है, तो P एल अपॉन ई ये लिख सकते हैं। देखिएगा एफ अपॉन ए को क्या हमने लिखा P, उसके बाद एल को एडिटिव रखते हैं, उसके बाद ई को एडिटिव। ठीक है, तो अब देखिएगा डेल्टा एल इक्वल टू क्या है, P एल अपॉन ई। अब देखिएगा दोस्तों हम क्या करते हैं, पहले भाग में निकालते हैं लंबाई में परिवर्तन, दूसरे भाग में लंबाई में परिवर्तन, तीसरे भाग के लंबाई में परिवर्तन ज्ञात करते हैं, उसको ऐड कर देते हैं। तो अब देखिए पहले भाग के लंबाई में परिवर्तन हम मान लेते हैं क्या, देखिएगा पहले भाग के लंबाई में परिवर्तन हमने स्ट्रेस को P1 मान लिया, उसके बाद लंबाई L1 अपॉन E। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिएगा कि P1 मतलब पहले भाग में स्ट्रेस, उसके बाद देखिए L1 पहले रॉड की लंबाई है। ठीक है, उसके बाद देखिए E यंग मॉडुलस, यहाँ पे मान लीजिए यंग मॉडुलस दिया गया है, यंग मॉडुलस कांस्टेंट वैल्यू है 2 × 10⁵ न्यूटन प्रति mm² उसकी वैल्यू होती है। तो ये देखिएगा यह कांस्टेंट है। उसके बाद देखिएगा दूसरे भाग की लंबाई में जो परिवर्तन होगा उसको हम देख लेते हैं P2 L2 अपॉन E। फिर उसके बाद तीसरे भाग के लंबाई में देखिए तीसरे भाग के लंबाई में परिवर्तन कितना हो रहा है, तो P3 मान लेते हैं, स्ट्रेस है, उसके बाद लंबाई है L3 है, उसके बाद देखिएगा यंग मॉडुलस E। ठीक है, अब देखिएगा आगे क्या करते हैं हम, यहाँ से वैल्यू हम पुटअप करते हैं। P1 की वैल्यू 42.463 है, तो वहां से देखिए यहाँ पुटअप करते हैं P1 की वैल्यू, तो 42.463। उसके बाद देखिएगा L1 की वैल्यू देखिए यहाँ पहले भाग का हमने लिया है तो 200 mm, तो 200 mm पुटअप करते हैं। उसके बाद देखिएगा यंग मॉडुलस E की वैल्यू कितना है, 2 × 10⁵ न्यूटन प्रति mm², उसको हम पुटअप करते हैं 2 × 10⁵। उसके बाद देखिएगा अगला देखिए P2 की वैल्यू हमने फाइंड आउट किया है, यहाँ देखिएगा 95.54, तो इसको पुटअप करते हैं तो 95.54। उसके बाद L2 की वैल्यू देखिए यहाँ दूसरे भाग की लंबाई क्या है 200 है, उसको पुटअप करते हैं 200। उसके बाद देखिएगा फिर अगेन E की वैल्यू लगते हैं 2 × 10⁵। ठीक है, उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट वैल्यू लगते हैं प्लस, देखिए तीनों भाग को ऐड कर रहे हैं, जो लंबाई में परिवर्तन हो रहा है उसको ऐड कर रहे हैं, तो टोटल जो लंबाई में परिवर्तन होगा वह हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा P3 की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया है क्या 382.165, तो 382.165। उसके बाद मल्टीप्लाई L3 की वैल्यू कहाँ देखिए यहाँ पे 150, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं 150 से। उसके बाद देखिएगा और E की वैल्यू हम अगेन देखते हैं क्या 2 × 10⁵, इसको पुटअप कर देते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं तो देखिएगा पहले भाग में लंबाई में परिवर्तन, दूसरे भाग में लंबाई में परिवर्तन, तीसरे भाग में लंबाई में परिवर्तन, यह हमें तीनों ऐड कर देते हैं, तो टोटल जो लंबाई में परिवर्तन होगा वो हमें फाइंड आउट हो जाएगा। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, कैसे से सॉल्व करिएगा, इसको सॉल्व करिएगा दोस्तों। यहाँ पे देखिए 2 × 10⁵, 2 × 10⁵, 2 × 10⁵, तो देखिए तीनों में से हम कॉमन ले सकते हैं, तो देखिए वहां पे लिख सकते हैं क्या 1 अपॉन 2 × 10⁵ कॉमन लिए। अब ये देखिए वैल्यू क्या है 42.463 × 200। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे 95.54 × 200। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे 382.165 × 150। ठीक है, इस देखिए दोस्तों इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड कर देंगे, ऐड करने के बाद 2 × 10⁵ से डिवाइड कर देंगे। तो कैसे से आप करिएगा तो वैल्यू एग्जैक्ट आएगा। तो देखिएगा जो आंसर आएगा वो आएगा कि 0.8492 mm। ठीक है, तो ये हमारी लंबाई में वृद्धि आई है। ठीक है, तो हमारा जो आंसर था ये आया कितना
8495। अब देखिएगा हमसे पूछ रहा है क्या कि फाइंड आउट द मैक्सिमम स्ट्रेन एंड मिनिमम स्ट्रेन, मतलब कि मैक्सिमम अधिकतम विकृति और मिनिमम विकृति कितनी है उसको फाइंड आउट करना है। अब देखिए दोस्तों आगे क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि फाइंड आउट द मैक्सिमम स्ट्रेन एंड मिनिमम स्ट्रेन, तो हमें मैक्सिमम अधिकतम विकृति और मिनिमम विकृति को भी फाइंड आउट करना है। तो अब देखिएगा अधिकतम विकृति को फाइंड आउट करने के लिए क्या लिख सकते हैं, देखिएगा कैसे फाइंड आउट करेंगे। ई मैक्सिमम बराबर लिख सकते हैं क्या, ई मैक्सिमम बराबर यंग मॉडुलस के डिफिनीशन से क्या कि E इक्वल टू क्या हमने बोला कि प्रतिबल बटे विकृति। ठीक है, तो हमें विकृति ज्ञात करना है, तो विकृति इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, प्रतिबल हमने फाइंड आउट किया है। तो अब देखिएगा हम मैक्सिमम स्ट्रेन ज्ञात कर रहे हैं, देखिएगा यहाँ से विकृति मैक्सिमम ज्ञात कर रहे हैं तो मैक्सिमम स्ट्रेस हमें ज्ञात करना होगा। ठीक है, मैक्सिमम स्ट्रेस अपॉन यंग मॉडुलस E। ठीक है, अब देखिएगा P मैक्सिमम मतलब कि स्ट्रेस जो मैक्सिमम हमें मिला है उसको हम पुटअप करते हैं। तो यहाँ से देखिएगा जो तीनों वैल्यू में P1 P2 P3 की तीनों वैल्यू में जो मैक्सिमम वैल्यू हमें प्राप्त हुआ है उसी को हम पुटअप करेंगे। तो देखिएगा इसमें तीनों में मैक्सिमम वैल्यू P3 मिली है, तो P3 को हम रखते हैं, तो P3 को पुटअप करते हैं। देखिएगा 382.165 अपॉन 2 इंटू 10 पावर 5। ठीक है, इसको देखिए सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद हमें ई मैक्सिमम की वैल्यू प्राप्त होगी। तो इसको सॉल्व करने पे हमें क्या प्राप्त होता है, कैलसी के माध्यम से आप सॉल्व करिएगा, हमें वैल्यू मिलेगी 3.82 इंटू 10 पावर -3। ठीक है, जो देखिएगा जो मैक्सिमम स्ट्रेन हमें मिला है वह है 3.82 इंटू 10 पावर -3। ठीक है, यहाँ से हमने मैक्सिमम स्ट्रेन को ज्ञात किया। अब देखिएगा मिनिमम स्ट्रेन को ज्ञात कैसे करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे मिनिमम स्ट्रेन निकाल रहे हैं तो ई मिनिमम लिखेंगे। ई मिनिमम इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे स्ट्रेस को मैक्सिमम लिया है तो यहाँ पे स्ट्रेस को हम मिनिमम लेंगे। न्यूनतम प्रतिबल अपॉन यंग मॉडुलस E। ठीक है, न्यूनतम प्रतिबल यहाँ से देखिए हम क्या देख सकते हैं, तीन वैल्यू प्राप्त हुई है, तीन स्ट्रेस हम ज्ञात किए हैं, पहले भाग में, दूसरे भाग में, तीसरे भाग। तो पहले भाग में जो सबसे मिनिमम स्ट्रेस प्राप्त हुआ तो यहाँ में वैल्यू देखिए पुटअप करते हैं 42.463 अपॉन यंग मॉडुलस की वैल्यू 2 इंटू 10 पावर 5। तो 2 इंटू 10 पावर 5 को पुटअप करते हैं तो इसको सॉल्व करने पे वैल्यू आती है, कैलसी के माध्यम से सॉल्व करेंगे तो यह वैल्यू आएगी 4.426 इंटू 10 पावर -4। तो यह वैल्यू है क्या कि मिनिमम स्ट्रेन, यह वैल्यू हुआ मैक्सिमम स्ट्रेन। ठीक हो कि यह न्यूमेरिकल आपको समझ में आया होगा, और यह न्यूमेरिकल यदि आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिए, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर करिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे भी जितने भी क्वेश्चन को हमने डिस्कशन किए हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान पूर्वक आप समझिए, मेथड को समझिए कि आखिर क्वेश्चन कर क्या रहा है। ठीक है, और हमसे पूछ क्या रहा है, तो समझिएगा कि स्टील की एक छड़ पर भिन्न दिशाओं में बल लग रहे हैं। ठीक है, और देखिएगा यदि छड़ का व्यास 30 mm हो तो छड़ की लंबाई में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। अब देखिएगा लंबाई में परिवर्तन पूछ रहा है और पूछ रहा है कि छड़ की कुल लंबाई में वृद्धि होगी या कमी होगी। अब समझिएगा कि छड़ की लंबाई में परिवर्तन होगा तो पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा कि निगेटिव डायरेक्शन में। पॉजिटिव डायरेक्शन मतलब वृद्धि, निगेटिव डायरेक्शन मतलब कमी। तो अब देखिएगा एक फिगर दिया गया है हमें। ठीक है, देखिएगा डायमीटर दिया गया है, छड़ का डायमीटर दिया गया है 30 mm दिया गया है। ठीक, और उसके बाद देखिएगा यहाँ पे 14 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है, यहाँ पे 30 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है, फिर देखिए यहाँ पे कुछ 20 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है, यहाँ पे देखिए 90 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और हमें लंबाई दी गई है, लेंथ दी गई है 1000 mm, उसके बाद 800 mm, उसके बाद 200 mm। ठीक है, लंबाई दे दी गई है, उसके बाद डायमीटर दिया गया है, उसके बाद अलग अलग बल दिख रहे हैं। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, मेथड को स्टेप बाय स्टेप आप समझिए, सिर्फ समझने का प्रयास कीजिए। देखिए दोस्तों ध्यान पूर्वक समझिएगा, फिगर में दिया गया है दोस्तों, देखिएगा 40 किलो न्यूटन का बल लग रहा है, उसके बाद 90 किलो न्यूटन का बल लग रहा है, फिर यहाँ पे 20 किलो न्यूटन का बल लग रहा है, यहाँ पे 30 किलो न्यूटन का बल लग रहा है, अलग अलग विभिन्न प्रकार के बल लग रहे हैं। और उसके बाद देखिएगा यहाँ पे लेंथ दी गई है, पहले भाग की लेंथ दी गई है 1000 mm, दूसरे भाग की लेंथ दी गई है 800 mm, उसके बाद तीसरे भाग की लेंथ दी गई है 200 mm। अब आप समझने का प्रयास कीजिए कि आखिर इस प्रश्न ऐसे प्रश्न को सॉल्व कैसे किया जाता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन में बात कर रहा है कि लंबाई में परिवर्तन फाइंड आउट करना है।
तो लंबाई में परिवर्तन फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होगा, ध्यान दीजिएगा। अब स्मरण कीजिए, क्या हमने फार्मूला पढ़ा क्या कि लंबाई में परिवर्तन डेल्टा एल इक्वल टू एफ एल अपॉन ए। ठीक है, अब देखिएगा ई की वैल्यू कांस्टेंट है, यंग मॉडुलस। ए की वैल्यू देखिए यहाँ 30 mm डायमीटर दिया गया है, तो 30 mm डायमीटर के माध्यम से हम एरिया निकाल सकते हैं। क्या छड़ गोलाकार होता है, तो गोले का क्षेत्रफल क्या होगा, π/4 इंटू डी स्क्वायर। डी की वैल्यू हमें 30 दी गई, वहां से एरिया की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे ईयर की वैल्यू भी दी गई है, तो 1800 200 ईयर की वैल्यू भी दी गई। यहाँ पे देखिए फोर्स कई दिए गए हैं। देखिए अब उस फोर्स की गणना कैसे की जाती है, ध्यान दीजिएगा। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाया जाता है, ध्यान दीजिएगा। पहले भाग को अलग करते हैं, दूसरे भाग को अलग करते हैं, तीसरे भाग को अलग करते हैं। तो देखिए पहले भाग को अलग किया हमने, ठीक है। उसके बाद देखिएगा फोर्स लग रहा है 40 किलोन्यूटन आउट डायरेक्शन में, तो 40 किलोन्यूटन का आउट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा दूसरा डायग्राम बनाते हैं, यहां पे देखिए। उसके बाद देखिए तीसरा डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने देखिए फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं, तो हम फोर्स को दिखाते हैं। देखिए यहां पे देखिएगा 30 किलोन्यूटन इनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। उसके अब देखिएगा दोस्तों 90 किलोन्यूटन का बल यहाँ लग रहा है, तो अब देखिएगा यहाँ पे देखते हैं कि 90 किलोन्यूटन का बल इस भाग में लगना चाहिए, तो यहाँ पे देखिए 40 किलोन्यूटन का बल लग रहा है, ठीक है। अब देखिए कितना बल लगाए हम इस साइड इसी डायरेक्शन में कि 90 किलोन्यूटन का बल हो जाए। तो यहाँ पे हम देखिए दोस्तों 50 किलोन्यूटन को यदि इसी डायरेक्शन में लगाते हैं, तो दोनों देखिए सेम डायरेक्शन में है, तो सेम डायरेक्शन में होने के कारण दोनों ऐड हो जाएंगे। ऐड होने के बाद देखिए यहाँ पे 90 किलोन्यूटन का बल लगेगा, ठीक है। अब देखिएगा 50 किलोन्यूटन का बल देखिएगा इनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, तो यहाँ पे भी देखिए इनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा कितना, 50 किलोन्यूटन का, ठीक है। अब उसके बाद देखिएगा यहाँ पे 50 किलोन्यूटन का बल इनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, मतलब इस साइड लग रहा है, और यहाँ पे देखिएगा 20 किलोन्यूटन का बल इस साइड लगा है, ठीक है। तो अब देखिएगा कितना यहाँ पे बल लगाए कि देखिएगा दोस्तों फिर से ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे इस भाग में कितना बल लगाए कि यहाँ पे 20 किलोन्यूटन का बल हमें प्राप्त हो, और डायरेक्शन देखिएगा आउट डायरेक्शन में, ठीक है। तो देखिएगा इस डायरेक्शन में प्राप्त होना चाहिए। अब देखिएगा 50 किलोन्यूटन का बल इस साइड लग रहा है, तो अब हमें सोचना होगा कि अब देखिए कितना इसमें डिफरेंस कितना है। देखिए दोस्तों 20 और 50 में कितना डिफरेंस है, 30 का। अब देखिएगा 30 किलोन्यूटन का डायरेक्शन किधर होगा, 30 किलोन्यूटन बल का डायरेक्शन किस साइड होगा, ध्यान दीजिएगा। हमें कितना चाहिए, 20 किलोमीटर 20 किलोमीटर इस साइड चाहिए। तो हम देखिएगा यदि हम इस साइड डायरेक्शन में कितना लगाते हैं, 30 किलोमीटर का बल अगर से यदि लगा देते हैं, तो देखिएगा इस साइड 50 किलोमीटर है, इस साइड 30 किलोमीटर है। तो अब देखिएगा दोनों डिफरेंस है, तो डिफरेंस निकालेंगे कितना आएगा 20 किलोमीटर। और देखिए 20 किलोमीटर और फोर्स सबसे ज्यादा किधर है, 50 किलोमीटर का डायरेक्शन इस साइड है, तो 20 किलोमीटर का जो डायरेक्शन होगा, जो डिफरेंस हमें प्राप्त होगा इसी डायरेक्शन में होगा, तो इसी डायरेक्शन में होगा। तो हमें देखिए हमारा डायग्राम सही है, तो हमने जो बल की गणना की है तो सही है। मतलब ऐसे फाइंड आउट करिए, मतलब कि ऐसे देखिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए कि हमें जो अंत में जो हमें शुरुआत में हमें जो बल की डायरेक्शन है, देखिए फ्री बॉडी डायग्राम ऐसे सही आप जांच कर सकते हैं कि जो हम शुरुआत में बल का डायरेक्शन प्राप्त किए हैं और लास्ट में भी वही बल का डायरेक्शन हमें प्राप्त होता है, तो हमारा फ्री बॉडी डायग्राम जो बलों की गणना है वह सही माना जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप अपने क्वेश्चन का जांच कर सकते हैं। देखिए अच्छा जांच करिए इस फ्री बॉडी डायग्राम में कि देखिए आउट डायरेक्शन में 40 किलोन्यूटन का बल लगा है, यहाँ पे देखिए आउट डायरेक्शन में 40 किलोन्यूटन का बल लगा है। अब देखिएगा ये सेम डायरेक्शन में है, तो सेम डायरेक्शन में होने की वजह से ऐड हो जाएंगे, और देखिए डायरेक्शन क्या होगा, इसी 90 किलोन्यूटन के डायरेक्शन में होगा, तो देखिएगा यह भी सेम है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे 50 किलोमीटर है, 30 किलोमीटर है, तो देखिएगा 50 किलोमीटर बल ज्यादा है, ठीक है। इसका डिफरेंस निकालेंगे तो 20 किलोमीटर आएगा, और डायरेक्शन इस साइड होगा। यहाँ पे देखिए 20 किलोमीटर डायरेक्शन इस साइड। अब देखिएगा 30 किलोमीटर इस साइड, देखिए यहाँ पे लग रहा है 30 किलोमीटर इनवर्ड, तो यहाँ पे देखिए 30 किलोमीटर इनवर्ड लग रहा है, यहाँ पे भी 30 किलोमीटर इनवर्ड लग रहा है, ठीक है। अब देखिए
आई होप आपको फ्री बॉडी डायग्राम समझ में आया होगा, बलों की गणना कैसे की जाती है समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को रिवर्स करिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। हमने अच्छे से स्टेप बाय स्टेप को समझाया, ठीक है। बहुत मेहनत लग रही है भाई, वीडियो कम से कम लाइक कर दो और शेयर कर दो वीडियो को, ठीक है। अब देखिएगा क्या है कि अब हमें क्या करना है, देखिएगा दोस्तों कि यदि बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, समझिएगा नोट में आप समझिएगा क्या कि यदि देखिए दोस्तों फोर्स जो लग रहा है, किसी वस्तु फोर्स अगर से लग रहा है, ठीक है, इनवर्ड डायरेक्शन में, तो देखिएगा इनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है तो क्या कहेंगे, दबने को कहेंगे। तो दबने का मतलब क्या है, कंप्रेसिव फोर्स है। तो यदि कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है तो वहां पे निगेटिव साइन होगा, ठीक है, जो बल होगी वह निगेटिव साइन में होगी। उसके बाद देखिएगा यदि किसी वस्तु पर फोर्स लग रहा है और आउट डायरेक्शन में, ठीक है, तो जब आउट डायरेक्शन में लग रहा है मतलब तनन, ठीक है, तन रहा है तो टेंसाइल फोर्स लग रहा है, तो टेंसाइल फोर्स पॉजिटिव होगा, ठीक है, तो पॉजिटिव साइन होगा। आई होप आपको इतना समझ में आया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय आप इसकी जरूरत पड़ेगी, अभी देखिए इसके बाद इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए हमने आपको पहले ही समझा दिया, ठीक है। अब देखिएगा अब न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। देखिए हमें लंबाई में परिवर्तन ज्ञात करना है, तो लंबाई में परिवर्तन ज्ञात करने के लिए हम अलग अलग भाग की लंबाई में परिवर्तन ज्ञात कर लेते हैं। उसके बाद देखिए जहां कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है वहां पे नेगेटिव साइन, जहां पे टेंसाइल फोर्स लग रहा है वहां पे पॉजिटिव साइन लगाकर हम क्या करते हैं कि उसको ऐड कर देते हैं। ऐड करने पर हमें जो टोटल लंबाई में परिवर्तन होगा वो हमें फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं, डेल्टा एल पहले भाग की लंबाई में परिवर्तन ज्ञात करते हैं। तो देखिए क्या लिखते हैं, डेल्टा एल इक्वल टू क्या होगा, F1 पहली भाग है दोस्तों, तो पहले भाग में कितनी बल लग रहा है उसको लिखते हैं F1 मान लेते हैं। उसके बाद देखिए पहली लंबाई है, पहले भाग की लंबाई है तो L1 मान लेते हैं। उसके बाद देखिएगा ए ई होगा। देखिए दोस्तों अब देखिए बात आती है ए की, ये क्या है, क्षेत्रफल है। तो देखिएगा एरिया निकालने के लिए हमें डायमीटर दिया गया है कितना, 30 mm, ठीक है। तो 30 mm के माध्यम से हम डायमीटर के माध्यम से हम एरिया निकालते हैं। तो एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, देखिएगा दोस्तों यहाँ बात किया है छड़ का, तो छड़ गोला होता है तो गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, π/4 × d²। अब यहाँ से फाइंड आउट करते हैं एरिया की वैल्यू, देखिएगा π/4 × d², देखिएगा d², ठीक है, 4 × d², डी की वैल्यू है 30 का स्क्वायर होगा। उसके बाद इसको फाइंड आउट करते हैं इसकी वैल्यू को। देखिए दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे, कैसे माध्यम से सॉल्व करिएगा, तो यह वैल्यू आती है, देखिए दोस्तों कितना आती है, 706.858, ठीक है, यह वैल्यू आती है। एरिया की वैल्यू इतना है, कितना, 706.858, ठीक है। अब देखिए एरिया की वैल्यू यहाँ हमें प्राप्त हो चुकी है। अब हमें यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी, एरिया की वैल्यू हमें प्राप्त है। उसके बाद देखिएगा ई की वैल्यू हमें प्राप्त है कहां से, यंग मॉडुलस ई इक्वल 2 × 10⁵। उसके बाद देखिएगा F1 F2 F3, देखिए इसमें जो बल लग रहा है F1, इसमें जो बल लग रहा है F2, इसमें जो बल लग रहा है F3, और देखिए यह लंबाई L1, यह लंबाई L2, यह लंबाई L3, ठीक है, सभी वैल्यू हमें प्राप्त है। अब इसके माध्यम फार्मूले के माध्यम से हम लंबाई में वृद्धि ज्ञात कर सकते हैं। तो अब देखिएगा यहाँ पे रखते हैं क्या, F2 L2 अपान ए ई प्लस L3 अपान ए ई, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे हम वैल्यू को पुटअप करते हैं। वैल्यू को पुटअप करने के लिए देखिए क्या करते हैं दोस्तों, तो करते हैं डेल्टा एल इक्वल टू क्या लिखते हैं, देखिए F1 की वैल्यू यहाँ से लिखते हैं क्या, देखिए 40 किलोन्यूटन। अब देखिएगा 40 किलोन्यूटन टेंसाइल फोर्स क्रिएट हो रहा है, बाहर की आउटसाइड डायरेक्शन में हो रहा है, तो साइन क्या होगा, पॉजिटिव साइन होगा, ठीक है। अभी हमने आपको समझाया साइन के बारे में, कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है तो नेगेटिव साइन, टेंसाइल फोर्स लग रहा है तो पॉजिटिव साइन, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे हमने वैल्यू को पुटअप करते हैं। F1 की वैल्यू क्या है, 40 किलोन्यूटन, तो 40 किलोन्यूटन है तो देखिएगा 1 किलोन्यूटन में कितने न्यूटन्स, 1000 न्यूटन्स, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं 1000 से। उसके बाद देखिएगा वैल्यू, देखिए यहाँ पे L1 की वैल्यू कितना है, 1000 लिख देते हैं। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे वैल्यू लिखते हैं, ए की वैल्यू यहाँ से हमने फाइंड आउट किया है क्या, 706.858। उसके बाद देखिएगा मल्टीप्लाई ई की वैल्यू कितना है, 2.2 × 10⁵। उसके बाद देखिएगा प्लस F2 की वैल्यू, देखिए अब यहाँ पे देखिए प्लस होगा कि माइनस होगा, समझिएगा फ्री बॉडी डायग्राम से समझिए कि देखिएगा यहाँ पे फोर्स क्या लग रहा है, कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है। ध्यान दीजिए दोस्तों, फोर्स देखिए यहाँ पे 50 किलोन्यूटन कंप्रेसिव लग रहा है, तो डायरेक्शन क्या होगा, साइन क्या होगा, माइनस होगा,
क्योंकि कंप्रेसिव फोर्स में साइन निगेटिव होता है, तो यहाँ पे प्लस ना होकर क्या होगा, माइनस होगा। तो यहाँ देखिए माइनस हुआ। उसके बाद देखिए F2 की वैल्यू कितनी है, 50 किलोन्यूटन है। तो देखिए 50 किलो न्यूटन है, देखिए तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यह होगा न्यूटन में हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा लेंथ की वैल्यू देखिए 800 है, यहाँ पे 800 की वैल्यू रख देते हैं। उसके बाद देखिएगा ए की वैल्यू कहाँ हमने यहाँ फाइंड आउट किया है, 706.858। उसके बाद मल्टीप्लाई 2 × 10⁵, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे क्या है, फिर बात आती है कि प्लस होगा कि माइनस होगा। अब फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है, ठीक है। देखिए इनवर्ड डायरेक्शन में 30 किलोन्यूटन का, तो वैल्यू कितना है F। दोस्तों दो फिगर की वजह से आप कंफ्यूज ना होइएगा कि यहाँ पे कौन सा फोर्स लग रहा है, यहाँ पे क्या फोर्स लग रहा है। देखिए सेम फिगर है, यह क्या है कि कंबाइंड है। अब इसमें कितने फोर्स लग रहे हैं इसकी बलों की गणना करने के लिए हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाए। फ्री बॉडी डायग्राम मतलब कि इन पार्टों को अलग अलग कर दिए हैं और इस पे जो फोर्स लग रहे हैं उनकी हम गणना किए। तो देखिएगा यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है 40 किलोन्यूटन, यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है 50 किलोन्यूटन, यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है 30 किलोन्यूटन, ठीक है। इसी बलों की गणना की है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे इनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है तो माइनस साइन होगा। अब F3 की वैल्यू कितना है, 30 किलोन्यूटन, 30 × 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, न्यूटन में हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे L3 की वैल्यू 200 है, 200। उसके बाद अपान ए की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट है तो 706.858। उसके बाद मल्टीप्लाई 2 × 10⁵, ठीक है। देखिए अब देखिए दोस्तों यहाँ पे ए और ई की वैल्यू जो हमने पुटअप किए हैं, तो यह वैल्यू देखिए सेम है, तीनों में सेम है, तो हम कॉमन कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, डेल्टा एल इक्वल टू, हम यहाँ से कॉमन करते हैं तो 1 क्या होगा 706.858। उसके बाद देखिएगा इंटू 2 × 10⁵, ठीक है। उसके बाद देखिएगा अब क्या बचेगा, यहाँ से देखिएगा, यहाँ देखिए 40, उसके बाद 1000, ठीक है। 40 × 1000 × 1000, ठीक है। उसके बाद देखिएगा माइनस, देखिए यहाँ पे 50, उसके 1800, देखिएगा यहाँ पे 50, उसके बाद 1000, फिर इंटू 800, उसके बाद माइनस, यहाँ से क्या बचेगा 30 1200, यहाँ से देखिए 30 × 1000, उसके बाद 200, ठीक है। अब देखिएगा इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिएगा 1/706.858 × 2 × 10⁵, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे लिख सकते हैं 400 × 10⁵। उसके बाद देखिए यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखिएगा दोस्तों 400 × 10⁵। इसके बाद देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं 16 × 10⁵, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई किए हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद देखिएगा 10⁵, इसके बाद 10⁵, तो 10⁵ को कॉमन कर सकते हैं। देखिएगा यहाँ से, देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, 1/706.858 × 2 × 10⁵। अब देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 10⁵ कॉमन किए हैं, यहाँ पे कितनी वैल्यू बची, 400 माइनस 60, ठीक है। आगे देखिएगा यहाँ पे क्या बचा, -60/706.858 × 2, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो यह वैल्यू आती है -0.0424। अब आप सोचेंगे कि यह लेंथ है, लेंथ माइनस में आया तो एक सवाल गलत है, लेकिन नहीं दोस्तों, सवाल सही है। यह माइनस में आया है तो हम इसको आंसर में माइनस चिन्ह को नहीं डिनोट करेंगे, मतलब लिखेंगे नहीं। क्यों नहीं लिखेंगे, देखिएगा कि क्योंकि लंबाई माइनस में नहीं होता है। तो अब देखिए माइनस चिन्ह क्या शो कर रहा है कि जो हमारा लंबाई में परिवर्तन प्राप्त हुआ है वह निगेटिव हुआ है। निगेटिव का मतलब समझिएगा कि लंबाई में कमी प्राप्त हुई, ठीक है। तो लंबाई में कमी हुई। आई होप कि आपको यह क्वेश्चन समझ में आया, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अलग टाइप का क्वेश्चन है और यह बीटी बोर्ड के 3rd सेमेस्टर में देखिए दोस्तों पूछा गया है, 3 बार पूछा गया है। 2004 में पूछा गया है, 2009 में पूछा गया, 2012 में पूछा गया, ठीक है। तो इसलिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ध्यानपूर्वक आप इसको समझिएगा, वीडियो को स्किप न कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। मैं मानता हूं कि वीडियो लंबा हो रहा है, इसीलिए मैंने मैराथन क्लास नाम दिया है इस क्लास का। तो अब आप अपने आप से सच बोलिए दोस्तों, यदि आपको स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स नहीं समझ में आ रहा था
तो कुछ ना कुछ जरूर समझ में आया होगा। और हमने न्यूमेरिकल जो भी सॉल्व किए हैं, जो भी समझाने का प्रयास किया, एकदम बेसिक से किया है। तो अपने आप से सच बोलिए, आपको जरूर समझ में आया होगा। और विश्वास के साथ कह सकता हूं दोस्तों कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स काफी आसान लगने लगा होगा। तो इसी तरह इतनी खुशी की बात है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, और नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एकदम बेसिक से समझाएंगे, बस आप समझते रहिए, वीडियो को स्किप न कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि ये स्टील की एक छड़ है, और देखिए दोस्तों 5 मीटर लंबी है, और देखिए 20 सेंटीमीटर चौड़ी तथा 10 सेंटीमीटर मोटी है। अब देखिएगा 400 किलोमीटर के बल से इसे लंबाई में खींचा जाता है। ठीक है, अब देखिए 400 किलोमीटर बल से इसे खींच रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई छड़ है, अब देखिए फिगर से समझ लीजिए, कोई छड़ है, ठीक है, इसको लंबाई में खींच रहे हैं और 400 किलोमीटर से, और इसकी जो मोटाई दी गई है वह 10 सेंटीमीटर दी गई है, और इसकी जो चौड़ाई है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यदि इसको ऐसे मान लेते हैं तो इसकी जो मोटाई है, ध्यान दीजिएगा, इसकी जो मोटाई है वह है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो लंबाई है 5 मीटर, और जो लंबाई है 5 मीटर है। ठीक है, अब देखिए आगे क्या है कि पॉइजन रेशियो 1/m की वैल्यू दी गई 0.28, और देखिएगा ई की वैल्यू दी गई है E = 200 गीगापास्कल। अब देखिएगा दोस्तों, छड़ की लंबाई में वृद्धि, चौड़ाई एवं मोटाई में कमी तथा आयतन में परिवर्तन ज्ञात करना है हमें। ठीक है, इतना आपको समझ में आया कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है हमसे। और अब देखिए क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, अब इसको हमको समझना है। क्वेश्चन पढ़िए और क्या क्या दिया है उसको लिखते रहिए। क्या दिया गया है, 5 मीटर लंबा है, तो यल की वैल्यू दी गई है, यल की वैल्यू कितना है 5 मीटर, तो इसको mm में चेंज करते हैं, तो mm में चेंज करेंगे कितना होगा 5000 mm। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे दी गई चौड़ाई, चौड़ाई मतलब देखिए क्या है बी की वैल्यू, तो बी की वैल्यू कितनी गई है 20 सेंटीमीटर, उसको mm में चेंज करेंगे 200 mm। ठीक है, देखिए दोस्तों जो भी हम डायमेंशन, हम सेम डायमेंशन लेंगे। ठीक है, एक ही डायमेंशन में हम सबको रखेंगे। ठीक है, अब देखिए अगला है कि 10 सेंटीमीटर मोटी है, तो टी की वैल्यू दी गई है, तो कितनी दी गई है 10 सेंटीमीटर, तो यह mm में चेंज करेंगे तो 100 mm हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या है कि 400 किलोमीटर के बल से खींचा जा रहा है, तो यह की वैल्यू दी गई है कितनी 400 किलोमीटर दिया गया है, इसको न्यूटन में चेंज करेंगे तो देखिए 400 इंटू 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह वैल्यू होगी न्यूटन में। ठीक है, अब देखिएगा पॉइजन रेशियो की वैल्यू, पॉइजन रेशियो को कैसे डिनोट किया जाता है, तो 1/m से 0.8। ठीक है, वैल्यू दी गई है, सॉरी 0.28 दी गई है वैल्यू। उसके बाद देखिए क्या दिया गया है, E = 200 गीगापास्कल। यहाँ पे देखिए तो E = 200 गीगापास्कल। अब देखिए इसको चेंज करेंगे हम इसमें, अब इसको चेंज करेंगे लेंथ को mm में और बल को न्यूटन में। ठीक है, अब इसको चेंज करेंगे 200 इंटू देखिए दोस्तों गीगा है तो 10 की पावर 3, अब इसको पास्कल को न्यूटन प्रति mm स्क्वायर में चेंज कर दिए हैं, तो यह वैल्यू आई 2 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए दोस्तों हमसे क्या पूछ रहा है उसको हम देख लेते हैं। लंबाई में परिवर्तन, लंबाई में वृद्धि, तो लंबाई में वृद्धि किससे डिनोट किया जाता है, तो डेल्टा एल से, तो यह हमें फाइंड आउट करना है। उसके बाद देखिएगा इसकी चौड़ाई में वृद्धि या और मोटाई में कमी, तो अब देखिए चौड़ाई में वृद्धि, अब समझिए दोस्तों, मान लीजिए कोई आकृति है, ठीक है, अब इसके लंबाई में परिवर्तन हो रहा है, तो क्या होगा कि अनुदैर्ध्य विकृति। ठीक है, और देखिएगा अब टेक्निकल लैंग्वेज में समझिएगा, इस आकृति के साइड में, साइड को क्या कहेंगे, पार्श्व कहेंगे। और देखिएगा जो परिवर्तन हो रहा है, इसके माप में परिवर्तन होगा, तो टेक्निकल लैंग्वेज में क्या बोलेंगे उसको, पार्श्व में विकृति हो रही है। विकृति क्या है, अच्छा आप बताइए विकृति क्या है, विकृति क्या है, परिवर्तन की माप को विकृति कहते हैं। इसके माप में जो परिवर्तन हो रहा है उसको अगर से यदि हम माप ले रहे हैं तो वही हमारी विकृति है। तो अब देखिएगा इसके पार्श्व में जो परिवर्तन होगा उसे पार्श्व विकृति कहेंगे। तो हमें पार्श्व विकृति ज्ञात करनी है, चौड़ाई है तो चौड़ाई को पार्श्व किससे डिनोट किया जाता है, बी से, तो इसको देखिए पार्श्व में विकृति को किससे डिनोट किया जाएगा, डेल्टा बी से, तो डेल्टा बी हमें फाइंड आउट करना। उसके बाद देखिए मोटाई में भी कमी, तो मोटाई को भी पार्श्व कहेंगे, तो पार्श्व को किससे डिनोट किए हैं, तो टी से, तो टी को क्या लिखेंगे दोस्तों, डेल्टा टी, तो डेल्टा टी भी हमें फाइंड आउट करना है। यही तीनों वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। फिर उसके बाद आयतन में परिवर्तन ज्ञात करना है, तो उसको हम लास्ट में बताते हैं। ठीक है, अब देखिएगा इस क्वेश्चन में इतना वैल्यू दी गई थी और ये वैल्यू हमसे पूछ रहा है।
ठीक है, अब हमें अपने माइंड को विकसित करते हुए, अपनी समझ को विकसित करते हुए, समझ के लेवल को बढ़ाकर हमें यह सोचना है कि अब इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए दिमाग लगाइए क्या कि लंबाई में परिवर्तन ज्ञात करना है। तो अब हम क्या लिख सकते हैं डिफिनीशन से कि अनुदैर्ध्य विकृति इज इक्वल टू, लंबाई में जो परिवर्तन होता है उसे अनुदैर्ध्य विकृति कहते हैं। तो अनुदैर्ध्य विकृति इज इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल। ठीक है, इतना लिख सकते हैं। अब देखिए यहां से हमें एल की वैल्यू पता है, यहाँ पे देखिए। उसके बाद देखिए डेल्टा एल की वैल्यू हमें ज्ञात करना है। उसके बाद यहाँ देखिए ई है, ई की वैल्यू भी हमें पता नहीं है। तो अब देखिएगा ई की वैल्यू हम कहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। तो अब बताइए ई क्या है, अनुदैर्ध्य विकृति। तो अनुदैर्ध्य विकृति कहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब देखिएगा हम क्या जानते हैं, यंग मॉडुलस इज इक्वल टू प्रतिबल। ठीक है, प्रतिबल देखिएगा लिख देते हैं प्रतिबल बटे विकृति, वही अनुदैर्ध्य विकृति। ठीक है, तो यहां से लिख सकते हैं अनुदैर्ध्य विकृति। अब अनुदैर्ध्य विकृति को ई से डिनोट किया जाता है। अब देखिए ई की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, क्योंकि यहाँ हमें डेल्टा एल की वैल्यू पता करना है, एल की वैल्यू हमें पता है, ई की वैल्यू नहीं पता है। तो ई की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा ई की वैल्यू हम लिख सकते हैं क्या, ई इज इक्वल टू पी अपॉन ई लिख सकते हैं। अब देखिए ई की वैल्यू हमें पता है, को रिलेट करके ध्यान पूर्वक समझिए दोस्तों कि कैसे हम स्टेप बाय स्टेप वैल्यू को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। हमें भी पता नहीं है, लेकिन हम देखिए कैसे फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे हम P अपॉन ई लिख सकते हैं। P को क्या कहते हैं, प्रतिबल। उसके बाद देखिए E क्या है, यंग मॉडुलस। यंग मॉडुलस की वैल्यू यहाँ पे दी गई है दोस्तों। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने 2 × 10⁵ न्यूटन प्रति एमएम स्क्वायर फाइंड आउट किया है। देखिए अब देखिए यहाँ पे फिर बार बजा क्या कि E की वैल्यू हमें पता है और P की वैल्यू हमें नहीं पता है और E की वैल्यू हमें नहीं पता है। अब देखिए क्या करना है, वैल्यू पता करना है। ठीक है, अब P की वैल्यू हम कहाँ से पता कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, P क्या है, प्रतिबल है। अब प्रतिबल के डिफिनीशन से आप क्या बोलेंगे कि व्हाट इज स्ट्रेस। प्रतिबल क्या है, तो एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल। तो अब देखिएगा उसको मैथमेटिकल रूप में लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, देखिएगा F अपॉन ए लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, F अपॉन ए, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल। तो अब देखिए यहाँ, अब देखिए प्रतिबल के डिफिनीशन से हमने जो मैथमेटिकल रूप को लिखा है F अपॉन ए, तो हमें F की वैल्यू भी प्राप्त है और ए की वैल्यू भी प्राप्त है। तो अब देखिए हम यहाँ से प्रतिबल को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो F की वैल्यू कहाँ है, देखिए यहाँ देखिए 400 किलो न्यूटन है। तो देखिएगा 400 गुणे 1000 है, न्यूटन में चेंज किए हैं। उसके बाद देखिएगा अब हमें ए की वैल्यू प्राप्त करना है। तो ए क्या है, एरिया है। एरिया बराबर क्या होता है, देखिएगा ए वैल्यू। अब देखिएगा ए की वैल्यू हम कहाँ से प्राप्त करेंगे, ए क्या है हम जानते हैं, ए एरिया है, क्षेत्रफल है। तो क्षेत्रफल कैसे फाइंड आउट होता है, तो ध्यान दीजिएगा क्षेत्रफल फाइंड आउट करने के लिए यहाँ देखिए चौड़ाई दी गई है, उसके बाद देखिए यहाँ पे मोटाई दी गई है। तो एरिया हम निकाल सकते हैं। तो क्या निकालेंगे, ए बराबर क्या लिखेंगे, देखिएगा एरिया निकालने के क्या लिख सकते हैं हम 200। उसके बाद देखिएगा मोटाई दी गई है कितना 100। उसके बाद देखिए इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा वैल्यू 2 × 10⁴। ठीक है, यहाँ पे एरिया आ गई। अब देखिए यहाँ पे एरिया की वैल्यू फुट अप करते हैं तो 2 × 10⁴। अब देखिएगा यहाँ 30 एक 0, यहाँ से एक 0 3 0, यहाँ 4 0 कैंसिल हुआ। अब देखिए यह वैल्यू कितना आया 20। ठीक है, अब देखिएगा P इक्वल टू कितना आया 20। ठीक है, न्यूटन प्रति एमएम स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे P की वैल्यू है, P क्या है, प्रतिबल है। अब देखिएगा हमने प्रतिबल को फाइंड आउट कर लिया है। तो प्रतिबल के माध्यम से हम क्या निकाल सकते हैं, अब इसके जस्ट ऊपर वाले स्टेप पर चलिए। ऊपर वाला स्टेप क्या है, यहाँ आइए। देखिए प्रतिबल हमें फाइंड आउट करना था, सॉरी प्रतिबल हमें पता नहीं था और ई की वैल्यू में पता थी, ई की और स्मॉल ई की वैल्यू में फाइंड आउट करना था। तो अब देखिए इसकी वैल्यू पता हो गई है, इसकी वैल्यू पता हो गई है, तो इसकी वैल्यू पता आप कर सकते हैं। तो अब कैसे कर सकते हैं, देखिएगा अब देखिएगा स्मॉल ई की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं। स्मॉल ई इक्वल टू क्या लिखते हैं, पी की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट किया कितना है 20 अपॉन ई की वैल्यू यहाँ से हम लिखते हैं, ई की वैल्यू दिया है 2 × 10⁵। तो 2 × 10⁵। ठीक है, देखिए 2 से 20 कैंसिल हुआ, 10 हुआ। यहाँ पे देखिएगा एक 0 से कैंसिल हुआ इसको, 10⁻⁻4। ठीक है, ई की वैल्यू कितना आया 10⁻⁻4। अब इसके जस्ट ऊपर वाले स्टेप पे चलिए। क्या हमें क्या प्राप्त करना था, हमें फिर देखिएगा यहाँ पे
ई की वैल्यू हमें प्राप्त करना था, ई की वैल्यू हमने प्राप्त कर लिया है। ठीक है, अब देखिए यहीं पे वैल्यू हम रख देते हैं। देखिएगा यहाँ पे हमें डेल्टा एल की वैल्यू प्राप्त करनी थी, ई की वैल्यू में फाइंड आउट करना था, तो हमने यहाँ से प्राप्त कर लिया है। उसके बाद एल की वैल्यू हमें यहाँ पे देखिए पता है। अब हम ई डेल्टा एल की वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। डेल्टा एल इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, ई 10 की पावर -4 इंटू एल की वैल्यू देखिए यहाँ से लिखते हैं 5 इंटू 10 की पावर देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं 10 की पावर 3, क्योंकि देखिए यहाँ 3 जीरो है। ठीक है, तो अब देखिएगा यह वैल्यू कटा कितना आया 5/10 आएगा। उसके बाद देखिए काटेंगे 0.5 आएगा। ठीक है, तो डेल्टा एल की वैल्यू कितना आया 0.5 mm। ठीक है, आई होप कि आपको इतना समझ में आया। हमने क्या निकाला, लंबाई में परिवर्तन था, उसको हमने फाइंड आउट कर चुके हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, यदि इस क्वेश्चन को आप समझ ले रहे हैं अच्छे से, तो इस क्वेश्चन में कई क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, यह एक क्वेश्चन नहीं है, इस क्वेश्चन में कितने सारे क्वेश्चन थे। देखिए प्रतिबल का डिस्कशन हुआ, फिर उसके बाद यंग मॉडुलस का डिस्कशन हुआ, फिर अनुदैर्ध्य विकृति का डिस्कशन हो चुका। अब देखिए पार्श्व विकृति कैसे फाइंड आउट करते हैं। पार्श्व विकृति डिफिनीशन से क्या लिखेंगे, पार्श्व विकृति इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, पॉइजन रेशियो इनटू अनुदैर्ध्य विकृति। ठीक है, तो अनुदैर्ध्य विकृति, अब इसको मैथमेटिकल रूप में अगर लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, पार्श्व विकृति को क्या लिखेंगे, यदि हम मोटाई को ले रहे हैं, सॉरी चौड़ाई को ले रहे हैं, तो लिखेंगे डेल्टा बी बाई बी। और इसके बाद देखिए पॉइजन रेशियो 1/m इंटू अनुदैर्ध्य विकृति को मैथमेटिकल रूप में क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे। ठीक है, अब इसको देखिए पार्श्व विकृति फाइंड आउट करना है, तो पार्श्व विकृति क्या होगा, डेल्टा बी बाई बी इक्वल टू 1/m की वैल्यू कितना है, यहाँ से पॉइजन रेशियो 0.28। उसके बाद देखिएगा ई की वैल्यू कहाँ हमने फाइंड आउट किया है, फाइंड आउट कर चुके हैं क्या, 10⁻⁻4। तो यह वैल्यू कितना आता है, देखिए दोस्तों 2.8 इंटू 10⁻⁵। ठीक है, उसके बाद देखिएगा अब हमें देखिए दोस्तों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या निकालना था, चौड़ाई में कमी। तो चौड़ाई में कमी निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि पार्श्व विकृति फाइंड आउट किए हैं। पार्श्व विकृति में यदि हम चौड़ाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें जो चौड़ाई में कमी है वह फाइंड आउट हो जाता है। ठीक है, तो हम देखते हैं डेल्टा बी इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 2.8 इंटू 10⁻⁵। यह क्या है, पार्श्व विकृति है। और इसी में हम चौड़ाई देखिए यहाँ पे दिया है विड्थ 200 mm से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यह वैल्यू ऐसे से सॉल्व करिएगा तो वैल्यू आएगी 5.6 इंटू 10⁻³ mm। ठीक है, यही हमारी जो है क्या है, डेल्टा बी, मतलब कि चौड़ाई में जो कमी है वही हमें प्राप्त हुआ। ठीक है, चौड़ाई में पार्श्व विकृति ज्ञात करते हैं कैसे, देखिए डेल्टा टी बाई टी से डिनोट करते हैं इसको। तो देखिएगा डेल्टा टी इक्वल टू क्या होगा 1/m इंटू ई। ठीक है, मैथमेटिकल रूप में हम ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए डेल्टा टी बाई टी इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1/m की वैल्यू क्या है 0.28, पॉइजन रेशियो 0.28 इंटू ई की वैल्यू कहाँ, देखिए ई की वैल्यू हमने फाइंड आउट किया 10⁻⁻4। ठीक है, यह वैल्यू कितना है 2.8 इंटू 10⁻⁵। ठीक है, अब देखिए पार्श्व विकृति भी इतनी आई है। अब इसमें हम यदि इसके देखिए मोटाई में, इसमें हम मोटाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं किसमें, पार्श्व विकृति में, तो हमें जो मोटाई में कमी है वह हमें फाइंड आउट हो जाता है। तो अब देखिए क्या करते हैं आगे, देखिएगा डेल्टा टी इक्वल टू क्या लिखेंगे 2.8 इंटू 10⁻⁵ इंटू देखिए यहाँ पे मोटाई 100 mm है, 100 mm से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो इसकी सहायता से आप सॉल्व करिएगा, यह वैल्यू आएगी 2.8 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, mm। देखिए दोस्तों 2.8 इंटू 10⁻³ mm क्या आया है, यह आई है मोटाई में कमी। ठीक है, यह वैल्यू है मोटाई में कमी। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, पार्श्व विकृति, मोटाई के पार्श्व में विकृति यहाँ पे है और मोटाई में कमी यहाँ पे। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ। अब देखिए क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आयतन में परिवर्तन ज्ञात करना है। अब देखिए दोस्तों आगे क्वेश्चन में है कि आयतन में परिवर्तन ज्ञात करना है। तो आयतन में परिवर्तन ज्ञात करने के लिए थ्योरी को स्मरण कीजिए कि हमने डिस्कशन किया था क्या, एक रिलेशन कि जिसमें आयतन में परिवर्तन का जिक्र हुआ है। तो आयतन में परिवर्तन डेल्टा v बाई v इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, देखिएगा e 1 - 2/m। ठीक है, अब देखिए इस मैथमेटिकल रूप में देखिए क्या क्या शो कर रहा है, डेल्टा v क्या शो कर रहा है, आयतन में परिवर्तन। यहाँ पे देखिए v क्या शो कर रहा है, आयतन। उसके बाद e क्या है, विकृति है, अनुदैर्ध्य विकृति। उसके बाद देखिए 1/m क्या है, पॉइजन रेशियो। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, डेल्टा v की वैल्यू।
अब देखिए यहाँ पे ई की वैल्यू हमें प्राप्त है, ई की वैल्यू कितना हमने फाइंड आउट किया 10⁻⁻⁴। उसके बाद देखिएगा एम की वैल्यू हमें यहाँ से फाइंड आउट है। उसके बाद देखिएगा वी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, डेल्टा वी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो अब देखिए वी क्या डिनोट कर रहा है, आयतन। तो हम आयतन जानते हैं क्या, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो अब हम लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आयतन हमें प्राप्त हो जाता है। तो ऐसे हम आयतन को प्राप्त कर सकते हैं। तो अब देखिए आयतन को फाइंड आउट करने के लिए देखिए लंबाई दिया है 5000 इंटू देखिएगा 200 इंटू 100, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे कैलसी के माध्यम से सॉल्व करेंगे तो यह वैल्यू आएगी देखिए 10⁸ mm³। अब आप कंफ्यूज ना होइएगा mm³ कहाँ से लिखा गया, देखिए लंबाई भी mm में है, उसके बाद चौड़ाई भी mm में है, उसके बाद मोटाई भी mm में है। तो अब देखिएगा mm 3 mm मतलब mm³, ठीक है। आप कंफ्यूज ना होइएगा। आयतन देखिए यहाँ पे 10⁸ हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हम वैल्यू को पुट अप करते हैं। अब देखिए डेल्टा वी इक्वल टू क्या लिखेंगे, डेल्टा वी इक्वल टू यहाँ देखिए वी मल्टीप्लाई हो जाएगा ई इंटू वी 1-2/m, ठीक है। यहाँ पे हम यहाँ तक समझ में आया। अब देखिएगा डेल्टा वी इक्वल टू ई की वैल्यू कितना है 10⁻⁴। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे वी की वैल्यू 10⁸। उसके बाद देखिएगा 1 - 2 इंटू, अब यहाँ पे देखिए 0.28 पाई रेशियो की वैल्यू रख देते हैं। उसके बाद देखिएगा आगे सॉल्व करते हैं दोस्तों 10⁴। यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई बाई 0.44, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, एक पॉइंट को इस साइड करेंगे तो देखिए क्या होगा, एक जीरो बढ़ेगा, एक जीरो बढ़ेगा तो क्या लिख सकते हैं 4.4 इंटू 10⁵ mm। तो देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आयतन में परिवर्तन ज्ञात करना था। तो आयतन में परिवर्तन कितना आया, डेल्टा वी इक्वल टू कितना आया 4.4 इंटू 10⁵ mm, ठीक। आई होप कि यह न्यूमेरिकल आपको समझ में आया, ठीक है दोस्तों। सेमेस्टर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सिंपल स्ट्रेस और स्ट्रेन के चैप्टर के न्यूमेरिकल पोर्शन को हमने बेसिक से समझ लिए हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितने वैरायटी के क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। वीडियो में बने रहिए दोस्तों, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। अब देखिए अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो आर। तो पॉइजन अनुपात का सीमा मान होता है। तो देखिएगा ऑप्शन ए है -1 से 0.5, बी ऑप्शन है ए से 5, सी ऑप्शन है 0 से 0.5, और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पॉइजन रेशियो का सीमा पूछ रहा है। तो अब बात आती है पॉइजन रेशियो। तो व्हाट इज पॉइजन रेशियो। पॉइजन रेशियो समझिएगा क्या होता है कि मान लीजिए कोई आकृति है, ठीक है, उस पर कोई फोर्स लग रहा है आउट डायरेक्शन में, टेंसाइल फोर्स। तो अब देखिए टेंसाइल फोर्स क्रिएट होगा, यहाँ पे लगेगा तो इसकी लंबाई में परिवर्तन होगा। मान लीजिए लंबाई इतना हुआ उसका, तो अब लंबाई में जो परिवर्तन हुआ तो यह लंबाई के दिशा में अगर से परिवर्तन हो रहा है तो अनुदैर्ध्य विकृति कहते हैं। और यदि इसके पार्श्व में देखिए कोई परिवर्तन हो रहा है, विकृति क्रिएट हो रही है, तो उसे पार्श्व विकृति कहते हैं। अब देखिए पॉइजन रेशियो से क्या रिलेट है इस डायग्राम से, तो समझिएगा कि पार्श्व विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति का अनुपात जो होता है वह पॉइजन रेशियो कहलाता है, ठीक है। अब बात आती है कि पॉइजन रेशियो, तो धातुओं के लिए जो पॉइजन रेशियो का मान होता है वह धनात्मक होता है, ठीक है। जो वैल्यू होती है 0 से लेकर 0.5 तक, ठीक है। उसके बाद देखिएगा जो रियोप्लास्टिक मटेरियल होते हैं, नवोत्पादित पदार्थ, उनके लिए जो पॉइजन रेशियो का मान होता है वह ऋणात्मक होता है, -1 से लेकर 0.5 तक। और वही क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि इसकी लिमिट कितनी होती है, सीमा कितनी होती है। तो ए ऑप्शन सही होगा, क्या कि -1 से लेकर 0.5 तक, ठीक है। अगला प्रश्न है कि मूल लंबाई से घटती लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि पहला ऑप्शन है तनन स्ट्रेन, और बी ऑप्शन है संपीड्य विकृति, सी ऑप्शन है कर्तन विकृति, डी ऑप्शन है आयतनात्मक विकृति। ध्यान दीजिएगा मूल लंबाई से घटती लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं। तो अब ऐसे समझिएगा कि मान लीजिए कोई आकृति है, ठीक है। अब मान लीजिए इसकी लंबाई L है, ठीक है। अब इस पर टेंसाइल फोर्स यदि क्रिएट हो रहा है तो मान इसकी लंबाई परिवर्तन होगा, तो वह मान लीजिए लंबाई में परिवर्तन डेल्टा L हो जाता है, ठीक है। मान लीजिए यह लंबाई में परिवर्तन हुआ। अब देखिए क्या कह रहा है कि संपीड़न विकृति क्या होता है कि लंबाई में जो कमी हो रही है उसके बाद जो प्रारंभिक लंबाई,
ठीक है। यदि इस पर कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है तो क्या होगा, देखिएगा, मान लीजिए इसकी लंबाई यल है, तो अब कंप्रेसिव फोर्स इनवर्ड डायरेक्शन में जब क्रिएट हो रहा है तो इसकी लंबाई में परिवर्तन होगा। तो जो मान लीजिए लंबाई में परिवर्तन डेल्टा यल हो रहा है, उसके बाद जो प्रारंभिक लंबाई है, तो अब बात कर रहा है कि मूल लंबाई से घट रही है, इसमें देखिए लंबाई में बढ़ेगा। यदि टेंसाइल फोर्स क्रिएट होगा आउटसाइड में तो क्या होगा कि लंबाई बढ़ेगा, लेकिन यदि कंप्रेसिव फोर्स इनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है तो क्या होगा, लंबाई में कमी होगी। तो अब वही पूछ रहा है कि लंबाई में जब कमी हो रही मूल लंबाई से तो इसको क्या कहते हैं, तो वही क्या कहेंगे, कंप्रेसिव फोर्स के कारण ही क्या होगा, लंबाई में कमी हो रही है तो संपीड्य विकृति कहेंगे। ठीक है, संपीड्य मतलब कि कंप्रेसिव स्ट्रेन। क्यों, कैसे, देखिएगा, इस पर जब कंप्रेसिव फोर्स लगेगा तो इसके माप में परिवर्तन होगा, कमी होगी, तो वही हमसे पूछ रहा था। ठीक है, अगला प्रश्न है, द वैलिडिटी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन मटेरियल्स शुड बी हैव इन विच मैनर। अध्यारोपण के सिद्धांत की वैधता के लिए सामग्री को किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 2018 SSC में पूछा गया है। ए ऑप्शन है कि रैखिक प्रत्यास्थ, बी ऑप्शन है गैर रैखिक प्रत्यास्थ, सी ऑप्शन है गैर रैखिक अप्रत्यास्थ, और उसके बाद देखिएगा डी ऑप्शन है रैखिक प्रत्यास्थ। तो अब ध्यान दीजिएगा, अब समझिएगा कि रैखिक प्रत्यास्थ क्या होता है। ठीक है, रैखिक प्रत्यास्थ, उसके बाद समझिएगा, अब देखिएगा रैखिक प्रत्यास्थ क्या होता है, फिर उसके बाद अध्यारोपण के सिद्धांत क्या बोलता है। ठीक है, समझिएगा, पहले रैखिक प्रत्यास्थ वह संरचना होती है जहाँ देखिएगा पूरक विकृति ऊर्जा और प्रत्यास्थ विकृति ऊर्जा बराबर होती है। ठीक है, अब देखिएगा अध्यारोपण सिद्धांत की वैधता केवल रैखिक प्रत्यास्थ संरचनाओं पर ही लागू होती है, इस वजह से हमने रैखिक प्रत्यास्थ का डिफिनीशन समझा। ठीक है, उसके बाद समझिएगा कि अध्यारोपण सिद्धांत क्या होता है। अब मान लीजिए कोई बीम है, ठीक है, इस पर फोर्स क्रिएट हो रहा है, भार लग रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा ये एक और बीम है, ठीक है, इस पर देखिए फोर्स लग रहा है, भार लग रहा है कई पॉइंट पे। ठीक है, अब देखिए अध्यारोपण के सिद्धांत के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है कि इस नियम के अनुसार क्या है कि एक साथ कार्य करने वाले कई भार, देखिएगा एक साथ कार्य करने वाले कई भार, उसके बाद देखिएगा संयुक्त प्रभाव, उसके बाद अलग अलग कार्यरत, देखिएगा कह रहा है कि एक साथ कार्य करने वाले कई भारों का संयुक्त प्रभाव, उसके बाद अलग अलग कार्यरत प्रत्येक भार, देखिएगा प्रत्येक भार के बीजगणितीय योग, के बीजगणितीय योग, देखिएगा बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ठीक है, तो यह केवल रैखिक प्रत्यास्थ संरचनाओं में ही लागू होता है। तो अध्यारोपण सिद्धांत को समझ लिया हमने। तो अब इसके अकॉर्डिंग देखिएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो समझिएगा क्या होगा इसका ऑप्शन। ए ऑप्शन देखिए क्या है, लीनियर इलास्टिक रैखिक प्रत्यास्थ। तो अभी हमने बताया क्या कि रैखिक प्रत्यास्थ संरचनाओं पर ही लागू होता है, तो ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, रेशियो ऑफ यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ माइल्ड स्टील एंड हाई टेंसाइल स्टील। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2016 में पूछा गया है जेई में। तो मृदु इस्पात और उच्च तनन इस्पात के बीच यंग प्रत्यास्था मापांक का अनुपातित मान होता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिएगा कि जो देखिएगा मृदु इस्पात और उच्च तनन इस्पात के बीच जो प्रत्यास्था मापांक यंग मॉडुलस का जो वैल्यू होती है वह एक होती है। बी ऑप्शन देखिएगा यहाँ पे दिया है एक, तो इसकी जो वैल्यू होती है एक होती है। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, द प्रॉपर्टी ऑफ ए स्ट्रक्चर इंडिकेटिंग यील्ड डिफॉर्मेशन बिफोर द फ्रैक्चर इज कॉल्ड एज। देखिएगा किसी संरचना का विभंजन से पूर्व लब्धि विरूपण निरूपित करता हुआ गुणधर्म कहलाता है। तो अब देखिएगा कि किसी संरचना का जो विभंजन से पूर्व लब्धि विरूपण होता है वो देखिएगा वह डक्टिलिटी कहलाता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन देखिएगा डक्टिलिटी तन्यता कहलाता है। ठीक है, वह पदार्थ जिसमें बल लगाने पर जो उसकी बढ़ोतरी है 5% से ज़्यादा हो जाता है तो उसे तन्य पदार्थ कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, फिर से नोटिस करिए, शब्द पे गौर करिए, क्या हम बोल रहे हैं कि किसी पदार्थ पर देखिएगा वह पदार्थ जिस पर बल लगाने पर 5% से ज़्यादा बढ़ोतरी होती है तो तन्य पदार्थ। मान लीजिए कोई आकृति है, इस पर फोर्स लगा रहे हैं तो इसकी जो लेंथ में परिवर्तन हो रहा है यदि 5% से ज़्यादा हो रहा है तो तन्य पदार्थ, और जिस पदार्थ में बढ़ोतरी 5% से कम होता है तो उसे भंगुर पदार्थ कहते हैं।
ठीक है, तो इसलिए आई होप कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा हमने क्या बताना चाहा है आपको। ठीक है, ए ऑप्शन सही होगा, डक्टिलिटी कहलाता है। अगला प्रश्न है एमंग द फॉलोइंग विच इज लिस्ट इलास्टिक। ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सबसे कम प्रत्यास्थ है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना है कि सबसे कम प्रत्यास्थता का गुण है तो किस पदार्थ में है। तो ए ऑप्शन है लौह, बी ऑप्शन है कॉपर, सी ऑप्शन है देखिएगा कॉपर और रजत, और डी ऑप्शन है रबर। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, लोहा, कॉपर, रजत और रबर, इन सब में सबसे कम प्रत्यास्थता रबर होती है। ठीक है, और देखिए स्टील एक सेमी प्लास्टिक पदार्थ है। और देखिएगा तो ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, तो देखिएगा और एक चीज़, स्टील जो है दोस्तों देखिएगा, स्टील उसके बाद और सेमी प्ला सॉरी अगला प्रश्न है एमंग द फॉलोइंग विच इज लिस्ट इलास्टिक। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम प्रत्यास्थ होता है। तो देखिए एसएससी जी 2018 में पूछा गया दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग सबसे कम इलास्टिक कौन है। पहला ऑप्शन है कि लोहा, आयरन, दूसरा कॉपर और कॉपर सिल्वर दोनों, और डी ऑप्शन है रबर। तो देखिएगा दोस्तों, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग सबसे कम प्रत्यास्थ है वह है रबर, डी ऑप्शन सही होगा। और देखिएगा स्टील एक अर्ध प्रत्यास्थ होता है, सेमी प्लास्टिक पदार्थ होता है। अब बात आती है कि कभी कभी पूछ लिया जाता है कि मोम कैसा है। ठीक है, उसके बाद पूछ लिया जाता है कि मृतिका, देखिएगा मृतिका भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो देखिएगा दोस्तों, मृतिका हुआ, मोम हुआ, ये सब प्लास्टिक पदार्थ है। प्लास्टिक को मतलब समझिएगा कि बाह्य बल आरोपित करने पर इसकी आकृति में अस्थाई परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, और अप्रत्यास्थ क्या है कि इसके बाह्य बल आरोपित करने पर अस्थाई परिवर्तन होता है। ठीक है, उसे अप्रत्यास्थ कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सबसे कम प्रत्यास्थ होता है। देखिए एमंग द फॉलोइंग विच इज लीस्ट इलास्टिक। तो ई ऑप्शन है लौ, आयरन, बी ऑप्शन है कॉपर, सी ऑप्शन कॉपर एंड सिल्वर, डी ऑप्शन रबर। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, प्रत्यास्थ की बात कर रहा है इलास्टिक। तो अब बात आती है कि प्रत्यास्थ किसे कहते हैं। तो समझिएगा वह पदार्थ का वह गुण तेरी माँ की चलो नहीं थी। अगला प्रश्न है एमंग द फॉलोइंग विच इज लीस्ट इलास्टिक। तो देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सबसे कम प्रत्यास्थ होता है। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन दिया है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना है कि पहला ऑप्शन है आयरन, बी ऑप्शन कॉपर, सी ऑप्शन कॉपर एंड सिल्वर, डी ऑप्शन है रबर। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो का सबसे कम प्रत्यास्थ क्या है। तो पहली बात है कि प्रत्यास्थ होता क्या है। तो वह पदार्थ वह पदार्थ का वह गुण जिसमें किसी देखिए अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है एमंग द फॉलोइंग विच इज लीस्ट इलास्टिक। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है कि क्वेश्चन में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे कम प्रत्यास्थ है। एसएससी जे 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, फिर उसके बाद एसएससी जे 2012 में भी पूछा गया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन दिया गया है आयरन, कॉपर और कॉपर एंड सिल्वर, उसके बाद डी ऑप्शन है रबर। तो ध्यान दीजिएगा कि आखिर प्रत्यास्थ होता क्या है। तो ध्यान दीजिए क्या होता है, पदार्थ का वह गुण जिसमें किसी बाह्य बल आरोपित करने पर उसमें उसके आकृति में परिवर्तन हो जाता है, लेकिन वही बल हटा देने पर वह पुनः अपने प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। ठीक है, जिसे इसे ही प्रत्यास्थ इलास्टिक गुण कहते हैं। ठीक है, इलास्टिक प्रॉपर्टीज कहते हैं किसी मटेरियल का। और यही बात कर रहा है इसमें सबसे ज़्यादा कौन किस ऑप्शन में सही होगा, मतलब कि फिट बैठेगा। तो रबड़ होगा। देखिएगा रबड़ में क्या होता है कि बाह्य बल आरोपित करने पर उसकी आकृति में परिवर्तन हो जाता है, लेकिन वही बल अगर से यदि हटा देते हैं तो क्या होता है, अपने प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। ठीक है, और यही अब बात कर लेते हैं कि स्टील, उसके बाद देखिएगा स्टील क्या कैसा गुण होता है, उसके बाद देखिएगा मोम, उसके बाद देखिएगा
पूछ लेता है, मृतिका, क्ले, तो इन सब का भी डिस्कशन कर लेते हैं दोस्तों। स्टील क्या है, यह होता है सेमी प्लास्टिक होता है, ठीक है। और मोम और मृतिका क्या होते हैं, प्लास्टिक पदार्थ। अब प्लास्टिक का मतलब क्या है कि बाह्य बल आरोपित करने पर क्या होगा, उसके आकृति में अस्थाई परिवर्तन हो जाएगा। अस्थाई मतलब कि बाह्य बल वही हटा देने पर उसके आकृति में पुनः अपने प्रारंभिक अवस्था में नहीं आएगा, ठीक है। जो डिफॉर्मेशन हो जाएगा वह अस्थाई, मतलब कि वह बाह्य बल हटाने पर वह अपनी पुनः प्रारंभिक अवस्था में नहीं आएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, इन द स्टील द वैल्यू ऑफ यंग मॉडुलस ई, शियर मॉडुलस जी एंड बल्क मॉडुलस की आर सच दैट। तो अब क्वेश्चन किया गया है, देखिए दोस्तों, हरियाणा एसएससी जेईई 2015 में पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि स्टील में यंग मापांक, अपरूपण मापांक और आयतन मापांक के का मान इस प्रकार है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें बताना है कि सबसे बड़ा क्या होता है, ई होता है कि के होता है कि जी होता है, ठीक है। कि जी होता है, ई होता है, क्या होता है, इसको हम समझना है। तो अब समझिए कैसे, देखिए कैसे, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए अपरूपण मापांक को किससे डिनोट किया जाता है, जी से, ठीक है। उसके बाद देखिएगा आयतन मापांक किससे डिनोट किया जाता है, के से। उसके बाद देखिएगा, और देखिए रिलेशन एक हम जानते हैं क्या, कि ई इज इक्वल टू 2g, उसके बाद देखिए 1 + म्यू, ठीक है। इतना रिलेशन हम तो जानते हैं। अब देखिएगा इसके आगे समझिएगा कि हम क्या लिख सकते हैं, 3k, उसके बाद देखिएगा 1 - 2 म्यू, ठीक है, इसी के बराबर होता है, यह भी रिलेशन होता है। अब देखिए हम म्यू की वैल्यू कितना रखते हैं, म्यू की वैल्यू होती है 0.25, देखिएगा म्यू की वैल्यू कितनी होती है, ध्यान समझिएगा, म्यू इज इक्वल टू 0.25, ठीक है। अगला प्रश्न है, इन द स्टील द वैल्यू ऑफ यंग मॉडुलस ई, शियर मॉडुलस जी एंड बल्क मॉडुलस के आर सच दैट। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि स्टील में यंग मापांक, अपरूपण मापांक और आयतन मापांक के मान इस प्रकार हैं। तो ऑप्शन में दिया गया है कि सबसे बड़ा देखिए ई होगा कि के होगा कि जी होगा, ठीक है। तो इसको समझने के लिए समझिएगा पहले कि हम एक रिलेशन जानते हैं क्या, कि ई इज इक्वल टू क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, 2g 1 + म्यू, ठीक है। और इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, ध्यान से देखिएगा, कि 3k, उसके बाद 1 - 2 म्यू, ठीक है। यहाँ तक हम जानते हैं। उसके बाद देखिएगा म्यू की वैल्यू कितनी होती है, यह होती है 0.25, ठीक है। अब समझिएगा दोस्तों कि इसके आगे क्या हम म्यू की वैल्यू रख सकते हैं, तो म्यू की वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा, देखिएगा 2g, उसके बाद 1 + म्यू की वैल्यू रखते हैं 0.25, ठीक है। उसके बाद देखिएगा हम इस यहाँ पे भी वैल्यू रखते हैं 3k, उसके बाद 1 - 2 × 0.25, ठीक है। अब समझिएगा, देखिएगा दोस्तों, आगे हम क्या लिखे देख सकते हैं क्या, कि ई इज इक्वल टू 2.5, ठीक है। अब उसके बाद देखिएगा जी इज इक्वल टू क्या हम लिख सकते हैं, 1.5k, ठीक है। उसके बाद देखिएगा हम क्या लिख सकते हैं आगे, कि ई अपान 3.75, उसके बाद देखिएगा जी अपान 1.5, ठीक है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे के अपान 2.5, ठीक है, इतना लिख सकते हैं आप। अब देखिए आगे देखिएगा कि हम यहाँ पे लिखे हैं क्या, कि ई अपान 3.75 और जी अपान 1.5, उसके बाद के अपान 2.5। अब यहाँ से हम क्या जान सकते हैं कि सबसे सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, ई की वैल्यू है क्या है 3.75, तो हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ा ई होगा। उसके बाद क्या होगा, देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी वैल्यू फिर क्या है, के की वैल्यू है, तो हम लिख सकते हैं क्या, कि ई ग्रेटर देन के ग्रेटर देन जी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन सही होगा, ठीक है। आई होप कि आपको यह क्वेश्चन समझ में आया, ठीक है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और नोटिफिकेशन।
अगला प्रश्न है कंसीडर द फॉलोइंग फैक्टर। तो देखिएगा, ए है लार्ज नंबर ऑफ लोडिंग साइकिल, बी है लार्ज वेरिएशन इन स्ट्रेस, सी है लार्ज स्ट्रेस कंसंट्रेशन, हुज एसोसिएट विथ फटीग फेलर वुड इंक्लूड। देखिएगा, निम्नलिखित घटकों पर विचार कीजिए। भरण चक्र लोडिंग चक्र अधिक संख्या, उसके बाद प्रतिबल स्ट्रेस में अधिक परिवर्तन और अधिक प्रतिबल सांद्रता। तो इसमें देखिए फटीग विफलता में सम्मिलित होते हैं। तो ऑप्शन देखिएगा क्या क्या सम्मिलित कर सकते हैं फटीग। एक पदार्थ का गुण होता है फटीग। तो अब देखिए पदार्थों पर बार बार बल लगाने पर पदार्थ की प्रतिरोधकता में कमी आती है, जिसे फटीग कहा जाता है। ठीक है। अब देखिए पदार्थ की प्रतिरोधकता में उस कमी पर बार बार भार लगाने के कारण होती है। ठीक है। तो अब देखिए फटीग में विफलता सॉरी विफल फटीग विफलता में पदार्थ पर भार की आवृत्ति जो होती है, प्रतिबल में अधिक परिवर्तन और अधिक प्रतिबल संकेंद्रित इत्यादि सम्मिलित होते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है कंसीडर द फॉलोइंग फैक्टर। ए है लार्ज नंबर ऑफ लोडिंग साइकिल, बी है लार्ज वेरिएशन इन स्ट्रेस, सी है लार्ज स्ट्रेस कंसंट्रेशन। अगला प्रश्न है कंसीडर द फॉलोइंग फैक्टर। ए है लार्ज नंबर ऑफ लोडिंग साइकिल, बी है लार्ज वेरिएशन इन स्ट्रेस, सी है लार्ज स्ट्रेस कंसंट्रेशन, तो हुज एसोसिएट विथ फटीग फेलर वुड इंक्लूड। तो देखिएगा निम्नलिखित घटकों पर विचार कीजिए। ए है भरण चक्र की अधिक संख्या, बी है प्रतिबल में अधिक परिवर्तन, सी है अधिक प्रतिबल सांद्रता। तो देखिएगा फटीग विफलता में सम्मिलित होते हैं। क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी जेईई 2017 में पूछा गया है। तो देखिएगा फटीग आखिर क्या होता है। फटीग एक पदार्थ का गुण होता है। अब देखिएगा किसी पदार्थ पर बार बार भार या बल लगाने पर पदार्थ की प्रतिरोधकता में कमी होती है, जिसे ही फटीग कहा जाता है। अब देखिएगा फटीग में कमी उस पर बार बार भार लगाने के कारण होती है। ठीक है। तो अब देखिएगा क्या है, ऑप्शन डी देखिए कि ए बी सी। तो सी मतलब कि ए भी सही होगा। ठीक है। भरण चक्र अधिक संख्या, उसके बाद प्रतिबल में अधिक परिवर्तन होता है, उसके बाद सी है अधिक प्रतिबल सांद्रता। ठीक है। अधिक स्ट्रेस क्रिएट होता है। तो डी ऑप्शन सही होगा। मतलब कि कहने का मतलब है कि ए बी सी तीनों जो फटीग गुण के लिए सही है। ठीक है। अगला प्रश्न है प्लास्टिक स्ट्रेन इज जनरली डैश टाइम द इलास्टिक स्ट्रेन। देखिए टाइम्स है। तो प्लास्टिक विकृति इलास्टिक विकृति का लगभग कितना गुना होता है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, सुघट्ट विकृति और प्रत्यास्थ विकृति का 10 से 15 गुना अधिक होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ध्यान दीजिएगा, सी ऑप्शन सही होगा, 10 से 15 गुना। ठीक है। अगला प्रश्न है द यूनिट ऑफ स्ट्रेन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए यूपीपीसीएल जेईई 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकृति की इकाई होती है। तो देखिएगा जो विकृति है दोस्तों, यह तनाव इकाई बीमाहीन होती है। ठीक है। यह बीमाहीन राशि होती है। तो ध्यान दीजिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डी ऑप्शन सही होगा, इसका कोई बीमा नहीं होता है। अगला प्रश्न है ए मटेरियल हैविंग ए पॉइजन रेशियो इज 0.25 और सब्जेक्टेड टू ए लेटरल स्ट्रेन ऑफ 0.0001, व्हाट वुड बी द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। कह रहा है एक पदार्थ जिसका पॉइजन रेशियो 0.25 है। देखिएगा ध्यान दीजिएगा। उसके बाद द और पार्श्व विकृति 0.0001 है, तो अनुदैर्ध्य विकृति कितनी होगी। देखिए दोस्तों एमपी में पूछा गया है, क्वेश्चन 2015 में पूछा गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट कि इसको देखिए, इसको सॉल्व कैसे करते हैं। पॉइजन रेशियो को डिनोट कैसे किया जाता है, तो 1/m से। ठीक है। इसको देखिए इसकी वैल्यू दिया गया है 0.25। उसके बाद देखिएगा पार्श्व विकृति दी गई है 0.001। ठीक है। अब देखिएगा अनुदैर्ध्य, अब क्या हम लिख सकते हैं, देखिएगा पॉइजन रेशियो इक्वल टू, क्या हम जानते हैं, इसमें पूछ रहा है अनुदैर्ध्य विकृति। तो अनुदैर्ध्य विकृति हम जानते हैं क्या, अनुदैर्ध्य विकृति देखिएगा ध्यान से, अनुदैर्ध्य विकृति इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, अनुदैर्ध्य विकृति इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, देखिएगा ध्यान से कि पार्श्व विकृति अपन में अनुदैर्ध्य
पॉइजन रेशियो 1/m। ठीक है, अब देखिएगा हम क्या लिख सकते हैं। आगे देखिए हम क्या लिख सकते हैं कि अनुदैर्ध्य विकृति इक्वल टू क्या लिखेंगे हम 0.001 अपन में पॉइजन रेशियो की वैल्यू 0.25। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो यह वैल्यू आएगी ए, ऑप्शन में दिया गया है 0.004। ठीक है, यही वैल्यू आएगी, तो ए ऑप्शन सही होगा। हमें अनुदैर्ध्य विकृति याद करना था तो हमने अनुदैर्ध्य विकृति फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, तो ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है, आई होप कि यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। ठीक है, चलिए, बड़ों का सम्मान करिए, छोटों को प्यार दीजिए, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करिए कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, बहुत मेहनत से हमने वीडियो बनाया है, और वीडियो को शेयर भी करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा।